आज की डेट में मतलब पिछले 5-10 साल से आप ज्यादा कॉन्ट्रेरियन बेट्स के लिए ज्यादा फेमस होते जा रहे हैं। When I joined, I was Australia, New Zealand, Japan analyst. But अगर हम्म। आप 500 कंपनीज को रैंक करें एवरी ईयर हम्म। परफॉर्मेंस से हम्म। 30% का डिफरेंस होता है। अब जो ना, अब सपोज गिर जाता है 1% कुछ मार्केट, हम्म। तो 2 दिन ये फिर होगी, ओ माय गॉड, अब मंडे सुबह 9 बजे क्या होगा। ऐसे विले काम से यू कैन नॉट डू इट फॉर 30 years that day. In November, so in November, December, I raised 30% cash. And what happened to the market in 2017? वो तो तो सब breaking. किसने सबसे ज्यादा कन्विक्शन टेस्ट किया? मतलब कई बार आदमी डाउट भी करने लगता है और ठीक है, बड़े वायलेंट दिन हुए हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन को कौन से दिन होता है साल में, इसलिए निकल जाते हैं यार। बट मेन बात ये होती है कि यू हैव टू अंडरस्टैंड, जो मैं सबको बोलता हूँ कि इक्विटी मार्केट से बेटर कोई मार्केट नहीं है। सर वैसे 2024 को लेके आपका क्या व्यू है? मतलब अभी जो टाइम करेक्शन टाइप्स चल रही है, चल आए सर सोल्ड टुगेदर। I then started Helios. I have not worked in a third company. और सर जैसे हिलियोस के बीच में कोई टाइम फ्रेम्स भी होंगे जब वो अंडर परफॉर्मेंस भी आया होगा, तब है ना, तब इन्वेस्टर्स का प्रेशर कैसा रहता है? मतलब आप उस चीज को कैसे हैंडल करते हैं एज अ फंड मैनेजर? मैं इसलिए हैंडल करता हूँ क्योंकि मेरा लॉन्ग रिकॉर्ड अच्छा है। तो फिर हम स्टोरी सुनाते हैं कि देख लो जी, 3 साल का देख लो, 2 साल का देख लो, और हमारा गंदा है, दूसरे का भी गंदा है। ऐसी सब्जी खा रहे हो तो एवरीडे होती है खानी। सर आप और बहुत फेमस है अपने ट्वीट्स को लेके, जो कि बहुत ही मतलब विट्टी भी रहते हैं, शार्प भी रहते हैं, ब्रूटल भी रहते हैं कई। मैं ब्रूटल नहीं होता, मैं तो अच्छे अच्छे वाले करता हूँ। 45,000 करोड़ की कंपनी बना हम भी कर लेते हैं स्टॉक मार्केट वाला। मैं समझ गया आपकी बात। तो सर इसका मतलब कोई रीजन, मतलब इतना प्यार तो लोग अपनी बीवी को नहीं करते। मैं भी अब नहीं करता, बीवी की बात नहीं हो रही। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश सिंगला और मैं आप सबका अल्फा एआई में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम समीर अरोड़ा जी के साथ पॉडकास्ट करने वाले हैं। दोस्तों ये एक मार्केट वेटरन है और पिछले 34 ईयर से ये स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। आज ये हेलियोस कैपिटल के फंड मैनेजर हैं और इनकी जर्नी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इन्होंने स्टॉक मार्केट के बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स को राइड किया है। आज समझेंगे उनके इस टेम्परामेंट को और जानेंगे उनसे कि आने वाले समय में उनको स्टॉक मार्केट में कैसे रिटर्न्स बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों ये पॉडकास्ट आप एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसमें इन्वेस्टर्स के लिए बहुत सारे इंसाइट्स होने वाले हैं। सो गुड मॉर्निंग समीर जी। बहुत लकी फील कर रहे हैं हम कि दिवाली के टाइम पे मैं आपके साथ पॉडकास्ट कर रहा हूँ। मेरी बचपन की मैं यादों के बारे में बात करता हूँ, जो 2006 से करस्पॉन्डिंगली लाइक 2010 तक मैं आपको राकेश झुनझुनवाला जी के साथ हर दिवाली पे उदयन मुखर्जी के साथ आते हुए देखते थे। और वो बड़ा एक अच्छा लगता था कि दिवाली पे 1 घंटे की मार्केट खुलती थी और उसके बाद एक मतलब इंटरव्यू होता था आप लोगों का और बताया जाता था कि अगले साल वी यूज्ड टू लुक अप टू राइट दैट। हो या रॉन्ग हो, चाहे वो राइट हो या रॉन्ग हो। तो सर वो बड़े मतलब मेरे बचपन के बहुत अच्छे दिन थे। मतलब मैं तब स्टॉक बड़े मार्केट रिसेंट थे इसका मतलब है। सर मैं मतलब तब 18-19 ईयर्स का था और तब स्टॉक मार्केट में मेरी एंट्री हो रही थी और तब उतना कुछ मतलब यूट्यूब का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं था। और यही चीजें होती थी जिसमें हम सीखते थे आप से, राकेश जी से। और ये होता था कि अच्छा कोई इंटरव्यू आई है तो वो जरूर देखेंगे, पता लगेगा कि अब नया क्या चल रहा है मार्केट में, क्योंकि दैट यूज्ड टू बी अ कांस्टेंट फीड। ना तो ट्विटर था ना यूट्यूब था, तो वही एक चीज थी जिससे एक्चुअली में नया मार्केट में क्या हो रहा था वो एक बहुत अच्छा इंसाइट मिलता था। और आज 20 साल बाद मेरे लिए सर मैं तो आपको अपना गुरु मानता हूँ। और मतलब मेरे लिए तो ये बड़ा ही प्रिविलेज है कि मैं आज आपके दिवाली वाले ही टाइम पे, मतलब परसों दिवाली है और आज आपके सामने बैठा हुआ हूँ। तो सर और थैंक यू सर। आपको भी सर दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपके सारे इन्वेस्टर्स को भी। तो सर हम थोड़ा सा आज डिटेल में डिस्कस करेंगे आपके व्यूज के बारे में और मैं कोशिश करूंगा उन चीजों के बारे में डिस्कस करूं जो नॉर्मली उतना टच बेस नहीं करते। हम थोड़ा सा इन डेप्थ जाएंगे चीजों को लेके। तो सर मैं सबसे पहले यही आपकी जर्नी से ही स्टार्ट करना चाहता हूँ कि जून 1991 में आपने अलायंस ज्वाइन किया, तो व्हाट मतलब गॉट यू इनटू स्टॉक मार्केट्स? कैसे आपकी स्टॉक मार्केट्स में एंट्री हुई?
तो एक्चुअली क्या आपकी तरह नहीं था, मैं जब स्कूल कॉलेज में था मुझे कोई स्टॉक मार्केट वगैरह कुछ नहीं पता था, बिकॉज उस वक्त कौन मार्केट में, और हमारे डैड गवर्नमेंट में थे, मदर वाज अ टीचर। सो जब मैं IIM कैलकाटा गया तब आई वाज फर्स्ट, तो मुझे 16,000 रुपए का प्राइज मिला था, कैश प्राइज आफ्टर फर्स्ट ईयर, बिकॉज फर्स्ट ईयर के बेसिस पे मतलब परफॉर्मेंस में। सो वो मैं IPOs वगैरह में लगाता था, तो मुझे एक ही IPO मिला था उन दिनों में, मोदी जेरोक्स जी। मुझे याद नहीं, बट मेरे ख्याल से हीरो होंडा में भी हमने अप्लाई किया था, नहीं मिला था। एनीवे, बट इट वाज नॉट रियली कोई स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट, ब्रोकर अकाउंट नहीं था, खाली वो IPO लेके रख लो, फिर बाद में जब बेच लोगे तब ढूंढोगी क्या करना है। बट एनीवे, सो व्हाट हैपेंड इज कि मैं जब वॉटन पढ़ने गया तब ऑफकोर्स मैं फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट पढ़ रहा था, लेकिन जब आप जॉब ढूंढ रहे होते हो, आप सोचते हो कि यार हमें वॉल स्ट्रीट में जॉब मिल जाए, चाहे वो 22 मतलब वो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में मिल जाएगी, एसेट मैनेजमेंट में मिल जाएगी, या फिर और एक कंसल्टिंग में लोग अप्लाई करते हैं जी सर। तो ये दो चीजों में किया था। तो इन दैट सेंस आई कांट से मुझे स्टॉक मार्केट की जॉब चाहिए थी। अगर मुझे उस वक्त कोई McKinsey वगैरह मिल जाती होता, मैं कहता बड़ी अच्छी जॉब मिल गई, थैंक यू वेरी मच। बट ओनली आफ्टर आई जॉब, बट खाली इन दो ग्रुप्स में अप्लाई किया था, और मतलब इन द सेंस कि मैन्युफैक्चरिंग या कंपनियों में वैसे नहीं किया था, तो यहाँ पे ट्राई किया था। तो जब वो मिल गई, जब काम शुरू हुआ, तभी भी जॉब टाइप था। ये इंडिया आके मुझे चस्का चढ़ा जो 2 साल बाद कि मैं डीप हो गया उसमें। अदरवाइज मैं जब व्हेन आई जॉइंड आई वाज ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान एनालिस्ट, नॉट द होल कंट्री, सेक्टर्स। सो उसमें मेरे 2-3 स्टॉक ऐसे चल गए थे, इन द सेंस जो मैंने रेकमेंड किए थे और जो मैंने 3 रेट किए थे कि भाई गंदे हैं। इनफैक्ट वन स्टॉक आई मस्ट टेल यू वाज रॉथमन्स इंटरनेशनल। आई जॉइंड इन 91। वो पिछले 15 साल या 10 साल का ना नंबर 1 स्टॉक था ऑन द ऑस्ट्रेलियन स्टॉक एक्सचेंज। मेंबर, maybe it was one in my sector, but it was broadly a very good company. And then I thought कि सबसे पहले इसी से शुरू करते हैं, इसी को रेट कर देते हैं, तो bloody one rated स्टॉक है। तो मैंने उसको कर दिया मुझे सेल, ओके, आफ्टर रीडिंग एंड स्टडी। तो उसके बाद एक आध साल में, आई थिंक 92 की बात होगी, दैट फिलिप मॉरिस लॉस्ट अ बिग केस इन US, जो सुप्रीम कोर्ट ने को लगा दिया कि तुम पैसिव स्मोकिंग के लिए भी और रिस्पॉन्सिबल को 20-25 बिलियन का लॉस लगा दिया। सो वर्ल्ड वाइड सारी सिगरेट कंपनीज गिर गई, जिसमें वो रॉथमन गिर गया 20-25%। तो मेरा तो सेल चल गया, ये दैट वाज हाईलाइट। और एक मैंने किया था न्यूजीलैंड टेलीकॉम, वो भी मेरा चल गया था पॉजिटिव में। सर ये कौन से सेक्टर्स को एनालाइज करते थे आप पहले? नहीं, वो सेक्टर्स क्या था, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में पूरा था क्योंकि बड़ी कम कंपनीज लोग इन्वेस्ट करते थे। जापान में इट वाज फूड एंड फार्मा। जापान में मुश्किल थी और लैंग्वेज नहीं आती थी, सो इट वाज नॉट वेरी इजी, सो आई यूज्ड टू गो विद द ट्रांसलेटर जी। वो वहीं से लेते हैं मतलब जापान में जाके। सो देन during the time Indian market opened up. It opened up actually while I was starting only, but उस वक्त इंडिया में कोई स्टॉक सुना, रिसर्च कर रहे हो, कोई पता ही नहीं, अभी तो ऐसे ही घूम। सो ये क्लाइन वॉट, बेंसन वगैरह 2-3 ब्रोकर थे, वो बड़े इंडिया के ट्रिप्स ऑर्गेनाइज करते थे। मैं तो सब में ज्वाइन करके आ जाता था, अपना बिजनेस क्लास में इंडिया घूमने आया हूँ, बड़ा मजा आता जी। तो मैंने 6 ट्रिप लगाए 2 साल में। ठीक है, बहुत बढ़िया। Not all broker, 1 or 2 for when Alliance decided कि they are going to start. अब क्या हुआ कि उन्होंने कहा जी अब हम इंडिया में म्यूचुअल फंड खोल रहे हैं। अब आप अगर आपने पतली गली से निकलना है, कहो जी मैं तो खाली ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान कर रहा हूँ, मुझे क्या कंफ्यूज कर रहे हो, यू कैन वॉक अवे बिकॉज यू आर डूइंग दैट एंड दिस। बट ये वाले बंदे जो आपका बॉस है रिसर्च वाला, उसके लिए आप बीच बीच में इंडिया में चले जाते हो प्रोजेक्ट करने, उसको ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान के लिए हायर किया है उसने सपोज। But then I told him, sorry मुझे जापानीज भी नहीं आती, मैं इंडिया वाली टीम में जा रहा हूँ। तो इसलिए I moved to India and I didn't get my green card and I had the same H1 जो आजकल होता है। And green card के लिए एप्लीकेशन जा चुकी थी जी, but I moved to India then in Bombay, that is in March of 93। सर और इंडिया में जब आपने एंटर किया तो आपके जितने भी मतलब मल्टी बैगर्स हैं, जिसमें सबसे पहले HDFC बैंक 1995 में उसका जब IPO आया था, आई थिंक 400 करोड़ की वैल्यूएशन थी, मे बी, है ना, वो आपका एक मल्टी बैगर था। फिर आपने इन्फोसिस में मेरे बड़े मल्टी बैगर थे जी। 8 years तक my NAV was up 11 times और मार्केट was up 50% टोटल जी सर। अच्छे दिन थे क्योंकि IT बड़ा चल रहा था
प्राइवेट बैंक चल रहे थे, वो हीरो होंडा चल रहा था, हीरो होंडा चल रहा था, चल रहा था, बड़े चलते थे। एंड इंडेक्स नहीं चलता था, इंडेक्स नहीं चलता। इंडेक्स एट ओल्ड कंपनीज, टाटा केमिकल, टाटा मोटर, टाटा स्टील, वो ग्रासिम, वो सब कबाड़ खाना था उन दिनों का। सो इट तो वाज सर यही कन्विक्शन की उसमें आपका इवन जी भी मैंने एक पेंटालून भी था, कोटक महिंद्रा बैंक भी था। या पेंटालून एक्चुअली व्हेन आई वाज लीविंग, वो दूसरे मतलब बिरला वालों को फायदा हुआ होगा पेंटालून का, बट या तो सर ये कंपनीज तो सारी की उसके हिसाब से अगर आज की डेट में देखें तो वो माइक्रो कैप्स मतलब छोटी कंपनीज थी। आज के हिसाब से माइक्रो कैप, उस हिसाब के मीडियम कह लो, क्योंकि उस वक्त तो हमें अगर कोई 200-300 करोड़ की कंपनी, हम कहते हैं बड़ी बढ़िया कंपनी है। फॉर एग्जांपल आई बॉट 5% ऑफ कोटक, राइट, 2001 में होगा शायद। इट्स मार्केट कैप अगर मैं $50 मिलियन, तो उस वक्त डॉलर कितने का होगा? 40 रुपए से कम ही होगा, 35 रुपए का होगा शायद। तो कितने हो गए? 175 नहीं, हाँ, अगर 40 के हिसाब से देखें तो 235 के हिसाब से। तो हमने तो $1-2 मिलियन डालते थे, 5% जो कंपनियों को मिल जाए, तो हमने उसका ट्रेंड 9% ऑफ द कंपनी, पेंटालून आई थिंक 5 एंड कोटक 5 एंड Z5, क्योंकि $1-2 मिलियन का मैं जो 5% दे रहा है उसका ले लो भैया, क्या बुराई है जी। तो सब Z 100% आई एम श्योर इट वाज 50 मिलियन मार्केट कैप टोटल, या इन 97 समटाइम। तो सर मतलब तब कन्विक्शन कैसे आए कि इन सब कंपनी, हमारी यही यूनिवर्स है। व्हाट मीन कन्विक्शन कैसे आए? पहला कन्विक्शन ये था कि जो पुरानी कंपनीज हैं उनके बड़े बुरे हाल थे, बिकॉज गवर्नमेंट ने कहा कि जो प्रोटेक्शन है 100% तक की, वो ओवर सम पता नहीं 10-15 ईयर्स आसियान लेवल्स की हो जाएगी, कुछ भी 10% हो जाएगी सपोज। सो आप 100% टैरिफ प्रोटेक्शन में चल रहे हो, और वो हल्के हल्के हम हर 2 साल में उसको 5-10% उसकी कम कर देंगे, एंड में आपकी इंपोर्ट ड्यूटी हो जाएगी आपके प्रोडक्ट की सपोज 10-15%। तो आप रोज सुबह ये मेहनत करो, बचूं कैसे? ओनली बिग थिंग आई डिड वाज कि मैंने पुरानी कंपनी नहीं कोई लेनी। अच्छा, तो मैंने पूरे उसमें एक भी दिन के लिए वो टाटा स्टील, ग्रासिम, टाटा मोटर, वो बॉम्बे डाइंग, वो सब गार्डन सिल्क मिल, ऑर्गे सिल्क मिल, वो सब एक भी कंपनी नहीं ली। मेरे को लगता है एक दिन के लिए भी नहीं ली, हो सकता है बीच में कभी ले भी ली हो, बट ब्रॉडली नहीं ली। एंड हमने लिए सब नई चीजें और लीवर वगैरह लेते थे। तो सर फिर आप विजिट करते थे इनकी कंपनीज को, मतलब कैसे? वो तो मैं अभी भी करता हूँ, कईयों को डिपेंड करता है। पहले मैं प्लांट भी जाता था, मैं प्लांट नहीं जाता अब, कंपनी को मिल लेते हैं बहुत है, प्लांट होगा कहीं ना कहीं ठीक ही होगा, बट प्लांट की स्टोरी में बता दूं। सो मैं एक कंपनी को मिलने गया, उसका नाम नहीं बता रहा, तो वो ठीक अच्छी थी, बड़ी इंप्रेसिव, उसमें लोग नहीं थे, खाली मशीन में लोग कंट्रोल सेंटर में काम कर रहे हैं। तो मैंने वापस आके आई यूज्ड टू लिव इन स्वास्थ्य विहार, तो नेबर क्या कर रहे थे, मैंने कहा वहां गया था, प्लांट बड़ा इंप्रेसिव था। उसने तो सिंगापुर आ गया, वो मुझे साल बाद कहता है सर नहीं मुझे कि भाई मेरा तो स्टॉक गिर गया। मैंने कौन सा स्टॉक? ये तो आपने कहा था बड़ा अच्छा है, मैंने कहा था बड़ा अच्छा है, मैंने बताया था प्लांट बड़ा अच्छा लग रहा था, इंप्रेसिव सा, ये प्लांट स्टॉक लेने का कोई मतलब नहीं। बट एनीवे, सो I used to visit because I was the analyst stroke fund manager stroke trader. I was only here for 1 year, maybe 2 years, and then we hired more people. Yeah. तो सर वहां से फिर मतलब पहले आपने जैसे मतलब आज की डेट में हम कह रहे हैं माइक्रो कैप्स, बट ठीक है उस टाइम के लिए ये नई थीम्स थी सारी, है ना? नई थीम की स्टोरी थी, रादर देन की माइक्रो कैप एंगल से नहीं देख रहे थे। बट आई टेल यू, वी गॉट वन कंपनी, आई फॉरगेट द नेम, पर उसमें मुझे याद है कि हमने दैट वाज आई थिंक लेटर इन 99-2000, उसकी मार्केट कैप थी मेरे ख्याल से $10-12 मिलियन, ओके, दिन में 50 करोड़ का होगा। तो मैं कहता था यार अगर कोई यूएस में कोई इंटेल वगैरह में काम कर रहा होगा तो बंदे के ESOP होंगे 10 मिलियन के, ये पूरी कंपनी सारे 10 मिलियन की, अभी आईटी की कंपनी थी, उसमें अभी कोई टेक बंदा है, अगर वो यूएस में होता उसके अपने ऑप्शन ही 10 मिलियन के होते, उसको बुल रन चल रहा था ना जी। तो हम कहते 10 मिलियन का ले लो, 5% कंपनी के, क्या आधा मिलियन को भी ये दे दो, ऐसे करते थे काम। तो सर वहां से मतलब तब आपने थीम्स आइडेंटिफाई कर रहे थे, बट आज की डेट में मतलब पिछले 5-10 साल से आप ज्यादा कॉन्ट्रेरियन बेट्स के लिए ज्यादा फेमस होते जा रहे हैं। नहीं, जो आपने कॉन्ट्रेरियन थी तभी तो हमारा फंड बिकॉज वो लोग लेते नहीं थे ना आईटी। अच्छा, लोग लेते, लोगों को ना, मैं सर्विसेज वाली चीजें मैंने ज्यादा ली है ना,
अगर ठीक है। ऐसे देखो बैंकिंग से लोगों को हार्ड वो मैन्युफैक्चरिंग वो मशीन बनी हुई है वो प्लांट देखने गए वो सब मैंने नहीं ली उन दिनों में, ठीक है। अभी भी वो चीजें कम लेते हैं। बट आई कॉन्ट्रेरियन नहीं है, बट न्यू चीजें कह सकते हो। कॉन्ट्रेरियन इज अ डिफरेंट वर्ड, बिकॉज मैं अब जैसे आप लोगों को कई चीजें पसंद नहीं, मुझे भी नहीं पसंद होता, हमें पहले ना पसंद हो लोगों को नहीं पसंद, जैसे आईटी कॉन्ट्रेरियन नहीं करने का अप्रूव कर रहे हैं। अच्छा, मैं तो सर उस हिसाब से देखते हैं ना कि कई स्टॉक्स में कि आप बेट ले रहे हैं कि वो कि भाई अब तो रिवर्सल आएगा कि मतलब So suppose we did say today in Zomato. Now it's not contrary. I mean, you can call it contrarian. I am calling it कि people are so tied up with their model कि उसका 1000 मल्टीपल है जी। तो जिस दिन वो 1 पैसे का लॉस कर रहा था क्या फ्री में मिलेगी क्या तुम्हें? ये सब चीजों को मतलब वो है, मतलब whatever you want to call it, you can call it contrarian. I in my mind don't think of it as contrarian, but as एक बात है, you know what happens is कि जैसे कोई नॉट ये कंपनी बड़ी कंपनीज में आपने गंदा आईपीओ किया, आपकी प्राइस गलत थी, आपने कहा कि मैं सुधरूंगा, इसकी हमें लगे कोई पैदाइशी चोर आदमी है, हम कहते हैं कि खाली हमें समझ आई है क्या ये, उसको भी समझ आ गई है कि he has to change his ways. अब इट्स अ मैटर ऑफ गिविंग बेनिफिट ऑफ डाउट। लेकिन क्या है, जो बंदे कहते हैं कि हम तो जी पहले कैश फ्लो देखते हैं, हम तो पहले अर्निंग देखते हैं, फिर हम तो पहले देखते हैं कि 15 साल का तेरा ट्रैक, एक बंदा आया था ना, मैं पिछले 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखता हूँ, मैंने कहा फिर कैसे करेगा, 90s में यू कांट बाय द बैंक्स, यू कांट बाय आईटी, today or in the last 5 years you can only buy a company which has been running well for 10 years, right? तो तब तक तो पैसे बन चुके होते हैं, and then you think it work for another 10 years. So if you think it work for another 10 years, at the end of 10 years you will say इस कंपनी के तो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है, तो उसी में रहोगे। तो आपको जिंदगी भर ये कंपनी आपके हिसाब से चलेगी क्या आपकी, कि मैं पहले 10 ईयर की हिस्ट्री देखूंगा फिर 10 ईयर के लिए इन्वेस्ट करूंगा। एक पीएमएस वाले ने बड़ा लंबा स्टोरी बनाई थी। तो अगर आपको लगता है कि नेक्स्ट 10 इयर्स में भी ये स्टॉक अच्छा करेगा, दैट मींस एंड ऑफ 20 इयर्स में आप कहोगे मैं प्रीवियस 10 ईयर देखता हूँ, तो ये वाले 10 ईयर तो बड़े अच्छे होंगे। तो अकॉर्डिंग टू यू डू यू थिंक कि वही स्टॉक चलते रहेंगे जिंदगी भर? हो ही नहीं सकता। नहीं हो सकता, बिल्कुल ठीक बात है सर। तो सर एक इन्वेस्टिंग प्रिंसिपल जो मैं आपके साथ फिर मतलब एक अगर इन्वेस्टिंग प्रिंसिपल इम्बाइब करूं तो वो ये बोलूं कि फ्यूचर को के हिसाब से आप चीजों को लेना पसंद करते हैं। So I didn't complete because I got lost in my, मैं क्या बोल रहा था। So the point is, जो आदमी कहता है मैं 10 साल देखूंगा, एक तो थोड़ा सा कंफ्यूजन है। सेकंड, अगर कोई बंदा बोले कि मैं 12 स्टॉक लेता हूँ, 15 स्टॉक लेता हूँ सिर्फ, तो एक स्टॉक या तो 7% या 10% ऑफ हिज पोर्टफोलियो और 0, तो इन चीजों में आप 10% नहीं ले सकते आसानी से, क्योंकि अभी गूगली चल रही है कि वो लॉस कर रहे हैं, लेकिन उनका कोई प्रोडक्ट चल गया है, उनको कोई मार्केट फिट मिल गया है, उनकी सर्विस चल रही है लेकिन पैसे नहीं बन रहे, या अभी उनका कैश फ्लो पॉजिटिव नहीं है लेकिन रेवेन्यू बड़ा हाई ग्रोथ है, तो सबको लगता है कि ये चीज चल सकती है, लेकिन अभी नहीं चल रही, इनकम्प्लीट जी। बट he has survived many things, he has survived competition and his thing is needed by the market. 2% लेने के लिए हम तैयार होते हैं, ये खाली फर्क। हम 2% से गेम खेलते हैं ना, हम बार बार ये बोलते हैं कि किसने बोला कि 7% लो। जो 7% लेना चाहता है वो वेट करता है जी। वेट करना से क्या होता है, सपोज मैंने जोमेटो को 50 में देखा, मैंने कहा ठीक है, लेकिन आई कैन ओनली बाय 7% ऑफ माय फंड, और आई वोंट बाय बिकॉज आई ओनली बाय concentrated positions or I don't buy, तो 7 के लिए तो ये थोड़ा जल्दी है, तो वो 50 का 90 हो जाएगा। अब मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया, अब मैं कहूंगा यार ये तो मुझे 50 में भी पता था, अब मैं 80% ऊपर कैसे ये स्टॉक लूं, तो उसमें भी फंस जाता है जी। अब 2% लेके कहते हैं ठीक है, वी आर इन द गेम नाउ। अब वो हो जाएगा, हम उसको और बढ़ाएंगे, ऐड ऑन करेंगे, हम कॉन्फिडेंस आ गया और हमारा वेट भी थोड़ा बढ़ जाएगा अगर वो 80% स्टॉक बढ़ गया जो भी। सो दैट इज द डिफरेंट गेम, यू हैव टू डू इट इन स्टेप्स। दैट इज व्हाई आई डोंट लाइक इवन दिस concentrated 8-10% position, because that you can only build in a stock which has been doing well for long जी। जैसे आजकल हमारे पास HDFC बैंक 5-7-8% होता है, पहले सुना होता था, जब मैंने 95 में लिया तो मैं 2% लिया होगा, ज्यादा मुझे याद है जी। तो सर ये पोर्टफोलियो के हिसाब से 50 कंपनीज का एक कंसंट्रेशन रखते हैं या 52 थोड़ा और बढ़ती हैं, 60, 70, 80 तक भी जाती हैं?
वैसे हमारे मॉडल में इट कैन गो टू 150, बिकॉज अगर आप 500, हमने किया नहीं है कभी, बट अगर आप 500 कंपनीज को रैंक करें एवरी ईयर परफॉर्मेंस से, आप अपने आप करो, आप जो 150th रैंक्ड स्टॉक निकलता है जो भी उस साल का, उसकी परफॉर्मेंस इंडेक्स से कंपेयर करो, 20% का डिफरेंस होता है। स्टिल आउट परफॉर्मेंस है। 150th stock beating effectively the index, which is approximately the 230th stock। 20% का भी डिफरेंस होता है, कई बार तो 50% का भी है, लाइक 2009 में, 2014 में भी कुछ 40% का डिफरेंस होगा बिटवीन द 150th रैंक स्टॉक एंड द एवरेज। It's very big, but you know every time it doesn't happen because कभी मार्केट नैरो हो जाएगी तो फिर नहीं होगा। But I did it from 2005 when we started a fund, so 20 years में आप देख लो year by year वो कहीं उसमें भी मिल जाएगा मेरे। तो अराउंड 50 to 150 कंपनीज का एक नहीं, हम 150 नहीं कर रहे क्योंकि हमें छोटा स्केल नहीं चाहिए। हमारा तो जैसे मेरे ऑफशोर फंड में तो 40 ऑड कंपनीज होंगी जी, और इंडिया में क्योंकि म्यूचुअल फंड है उसमें शायद 55-58 कंपनीज होंगी। हम उससे ज्यादा नहीं चाहते बिकॉज हम टेल 0.2 वाले नहीं चाहते। अच्छा, और सर फर्स्ट वाला घूम फिर के एटलीस्ट 75 to 1% तो है, 0.75 से अगर बिल्कुल ही फोड़ दिया है उसको लेना तो थोड़ा थोड़ा उसको निकाल देते हैं कि अगर ये इसको बढ़ाने को तैयार नहीं है तो छोड़ दो फिर उसको। तो यही सेलिंग मतलब कब डिसाइड करते हैं इस फंड में से कि लेट्स से ये 40 कंपनीज या 57 कंपनीज हैं कि किस पॉइंट ऑफ टाइम में इसको अपने को एग्जिट कर देना चाहिए? Two kinds of companies are there. One which we consider these large regular companies जो आज के जमाने में हो गई HDFC बैंक, ICICI बैंक, भारती, अडानी पोर्ट, या आप कह लो डॉक्टर ये अपना अपोलो हॉस्पिटल, मतलब सबको पता है ये कंपनी, बट हमें भी पसंद है। बट हमने बड़ी महंगी वाली उड़ा दी है और जीरो ग्रोथ वाली भी उड़ा दी है। आईटी या उधर वाले वो कंज्यूमर के जो 70 पी पे घूमते हैं, ये जो भी आपको पता है, तो ये बीच वाली रख ली है। अब इसमें हम चाहते हैं कि हमें आप मार्केट से 1-2% ज्यादा चुपचाप दे दो हर साल। अर्निंग अगर मार्केट हम मोटा माटी सोचते हैं 13-14%, हमें 16-17% दे दो, हम ले लेंगे सारे और अबाउट हाफ द पोर्टफोलियो। ठीक है, इट विल बी 5% पर नेम। ठीक है, 10-12 नेम्स। अब दूसरे हम ले रहे हैं 1.5-2% वाले, उसमें हमें चाहिए 25% टाइप रिटर्न, लेकिन सारों में नहीं बनेगा ना, उसमें तो उड़ेंगे। बट एज लॉन्ग एज काफी सारों में मंजा हो जाता है। इस साल हमारे 7-8 चल गए, हो गया काम हमारा, हमने सबको बीट करके नंबर 1 हो गए। वो चल गया कार ट्रेड और सिरमा और जोमेटो और पेटीएम और 2-4 और चल के हो गया काम। बाकी में लुटो नहीं, घूमते रहो मार्केट के साथ साथ, हो गया काम। 5-6% तो बीट करना होता है मार्केट में, कौन सा कोई। ठीक है सर, तो ये मैं सेकंड ग्रुप, सॉरी, सो द फर्स्ट ग्रुप यू विल सेल if it goes up too much. In the second one, when it goes up too much, you will buy. क्योंकि हम यही तो कह रहे थे ये तो चलेगा बहुत, ये तो अभी ढूंढ के लाए हैं हम। First group में if it goes up much more than the earnings, which is what is the reason for in the past selling Asian Paints and Page and all these guys उन दिनों में 18-19 तक, if you see the performance of the stock versus the earnings, वो earnings होती थी 15%, स्टॉक चलते थे 30-30%। तो एक साल चलेगा हम भी खुश, 2 साल चलेगा हम कहते हैं बहुत बढ़िया, 3 साल हम कहते हैं बहुत हो गया यार। तो फिर हल्के हल्के मैंने टाइटन के साथ भी ये किया, बहुतों के साथ किया, which were disproportionate to the market, to the underlying earnings, जो नॉर्मल ग्रोथ है आप उसको 40% बढ़ा रहे हो। सो उसको आप एक दिन में उसको भी नहीं सेल करेंगे, उसको हम कहते हैं आप देखते रहो, जिस घंटे भी इसने अंडर परफॉर्म किया उसको आउट करना। घंटे का मतलब है हर महीने देखेंगे मोटा माटी, लगता है थक गया यार, वैसे भी इसको ओवर हो गया था, बट हम पुश कर रहे हैं चल भाई जब तक तू आउट परफॉर्म करना चाहता है। बट वो अपने आप एक आध वीक, एक आध महीने, डिपेंडिंग ऑन समझोगे अब देखो अब नहीं चल रहा क्योंकि मार्केट चल रही, चलो आउट करो उसको, क्योंकि वी आर रेडी टू सेल इट एनी टाइम, वी आर डिलेइंग द सेलिंग। राइट, तो सर ये ट्रिम करते रहते हैं फिर आप पोजीशन या टोटल एग्जिट करते हैं? अच्छा, फिर कोई टोटल एग्जिट, बिकॉज उसमें अगर इतना ज्यादा बढ़ गया तो आउट कर दो, और मिल जाएगा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब वो तो बता रहा हूँ 150 स्टॉक्स उतने अच्छा करते हैं भाई, मतलब नॉट कि आई नो व्हिच वन, but in the market there are, and actually there are many more which beat the market, because 150 beat it by a big number, and about 220 beat it, and some 280 get beaten by it. Right.
तो 220 है, I don't know which 220, but there are some 220. So why should I worry about one particular जो ज्यादा हो गया तो? राइट। But the second group में if it does well, उसको कहते हैं ये तो हमारी डिस्कवरी है, ये कहाँ जा रहा है? तो हमारा जोमेटो 52 से 350 का हमने तो नहीं बेचा, बेच देते हैं फिर भी थोड़ा थोड़ा ट्रिम करने के लिए, वेट शेड के लिए, बट जनरली नहीं बेचा. बट इवन आफ्टर ऑल दैट, इफ यू सी आवर फंड्स, it be 4-5% of our fund only. We don't let anything go up so much that I can't see Netflix on my TV behind every day without bothering. हाय 4 बजे रिजल्ट आया, अब सुबह 9 बजे क्या होगा, मर गए, रात भर सोए, ऐसे काम नहीं करते हैं. तभी तो 30 ईयर से कर रहे हैं. ये जो सब लोग है ना, अभी जैसे कल रात को रिलायंस या कोई रिजल्ट आया तो अपना निफ्टी सम व्हाटएवर गिव फ्यूचर इज अप, ओहो मंडे सुबह क्या होगा, 2 दिन तक वो ब्लडी उसी को देखते हैं. लोग हैं जी सर, ये नहीं करना, एंजॉय करना है. सेंस दैट यू हैव टू रिलैक्स. अभी जरा अब सपोज गिर जाता 1% कुछ मार्केट, तो 2 दिन ये करोगे, ओ माय गॉड अब मंडे सुबह 9 बजे क्या होगा, ऐसे वेले काम से यू कैन नॉट डू इट फॉर 30 इयर्स दैट डे. राइट. तो सर कैश पे बैठते हैं आप लोग, मतलब म्यूचुअल फंड को छोड़ देते हैं, वहां तो नहीं है सिस्टम, बट जैसे पीएमएस भी है आपका, एआईएफ भी है आपका, हमारा हेज फंड है ऑफशोर में भी बैठते हैं. बिकॉज द थिंग विद कैश इज दैट there have not been enough events in our life or even in Mr. Buffett's life where he can say कि मेरे को 15 मौके थे कैश रेस करने के और मैंने 12 बार ठीक निकला मैं. उसको 2 मौके मिले, उसने 2 किए, सपोज उसके दोनों ठीक भी हो गए, फिर क्या हो गया? It still doesn't prove that this is a very repeatable process. हमारे इंडिया में लोगों को 1 मौका मिला 2018 में. ये हमने 2018 में हमने कैश रेस कर लिया था, इसलिए हम कैश रेस करने के हीरो हैं ना. You first told me 25 times, but there have not been 25 time periods in which you should have raised cash and you did, and therefore I say ये मॉडल बढ़िया है यार, इस मॉडल से कैश रेज होता है. So I tried to raise cash just after demonetization in November. So in November, December I raised 30% cash. Now please tell me, how was I wrong? The country economic slowdown lasted 2-3 years. Right. Business stopped for many businesses. Many businesses had cash in terms of purchases for retail, hotel. And what happened to the market in 2017? It was the biggest after 14 for us. Actually, हमारा third best year था, 7, 14 and then 17. क्या करता मैं अपना व्यू लेके कि इकोनॉमी स्लो डाउन हो गई है, बिजनेस थोड़े फेल हो गए हैं, एनपीएस बढ़ गए हैं क्योंकि वो पब्लिक के पैसे नहीं है, माइक्रो फाइनेंस बंद हो गया है. फिर तो तब आप कैश में आए. फिर आपने 22 में हमने करा, 10% रेज किए थे कि यूएस ने कहा, मतलब फेडरल रिजर्व ने, कि हम इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे. उसने बोल दिया था जनवरी में, and they increased it by 4-5% that year. तो मतलब इट डिड हैपन. उसके बाद यूक्रेन वॉर हो गई है. अब यूक्रेन वॉर की स्टोरी जो थी कि भाई ये तो आपको टीवी में नजर आएगी बिकॉज ये यूरोप में हो रही है, ये सीरिया वाली वॉर नहीं है जो आप खाली सीएनएन में 1.5 सेकंड के लिए देखोगे. तो आपके जस्ट कंट्री के पोलैंड के साथ हो रही है. तो दिस इज लाइव वॉर. फिर क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ. तो इसलिए ये कहानी बनाना बड़ा मुश्किल काम है, जरूरत ही नहीं है. ठीक है सर. सर आपने इतने सारे 91 में आपने एंटर किया, 92 हर्षद मेहता वाला केस मैंने एंटर किया. मैंने 91 में यूएस में एंटर किया था ना. इंडिया में आई डिड आफ्टर हर्षद, सो आई डिडंट क्रॉस हिम बिकॉज आई basically our mutual fund started in 95. 93 I moved and for 1.5-2 years I was learning because approval वगैरह में टाइम लगता है, ऑफिस सेट कर, म्यूचुअल फंड करने के लिए ऑफिस भी तो चाहिए, लोग चाहिए, बैक ऑफिस, फ्रंट ऑफिस. So that 1.5 years I was meeting all the companies whoever and brokers and UTI के लोग, जो भी उन दोनों के लोग थे. But I was not a fund manager till 94-95. तो सर 2000 का आपने आईटी बबल बर्स्ट देखा है, 2008 में है ना, रियल एस्टेट का बबल बर्स्ट हुआ, 2016 इंफ्रा काम कहते हैं, तो रियल एस्टेट लिस्टेड ही नहीं था है ना. 2016 में डीमोनेटाइजेशन हुई. अभी 2024 से मार्केट, मतलब टाइम करेक्शन कह सकता हूँ, अगर डीप करेक्शन अच्छा है, ये वाला नहीं करेक्शन उन दिनों के टाइप का, वो तो बड़े गंदे हैं. तो सर किसने सबसे ज्यादा कन्विक्शन टेस्ट किया? मतलब कई बार आदमी डाउट भी करने लगता है. और ठीक है, बड़े वायलेंट दिन हुए हैं. इट ऑल डिपेंड्स ऑन को कौन से दिन होता है साल में, क्योंकि हमारे को दिखाया गया एनुअल परफॉर्मेंस देखनी है हमने. तो
अब बीच में कंफ्यूज नहीं होते। सो 2000 में क्या हुआ, 99 दिसंबर मार्च 2000 तक हमारे कई फंड 40-50% बढ़ गए 3 महीने में। ओके, ठीक है। उसके बाद अप्रैल से दिसंबर तक वो गिर गए 40-50%। कोई नहीं, पूरे साल में 10-15% ही तो गया, इसमें क्या हो गया? The point is, the people may put more money in March, who knows? But we made 50%, 10% चले गए, कौन सी बड़ी बात है? It all depends on when it happens. In 2007, what happened? 2007 our NAV in our offshore fund because we was up 104%. लेकिन वो बड़ी पीक हुई दिसंबर 31, 2007 को। अगर वो, मैंने एक राइट लेटर लिखा था अपने इन्वेस्टर्स को कि अगर वो जून में पीक हो जाती, सो मार्केट ऐसे जाती, फिर ऐसे गिरती, फिर अगले साल और गिरती, और आधे साल में बढ़ जाती। दोनों साल बड़े नॉर्मल लगते हैं आपको, पता ही नहीं लगता। नहीं पता लगता, लेकिन बहुत ऑब्सीन नहीं लगता जी। क्योंकि जो अभी क्या हुआ, 2007 पूरा अप, 2008 पूरा डाउन, एंड देन 2009 आफ्टर 2 मंथ्स पूरा अप। राइट। उसको थोड़ा सा शिफ्ट होता ना टाइम पीरियड, हाँ, वो भी साल निकल जाते। क्योंकि फिर क्या हो गया, 10-15%, nobody bothers about 15%, but they bother about 50%. 50%. The previous year was very good, and the subsequent year was very good. Right. That year was very bad. Right. तो इसलिए निकल जाते हैं यार। बट मेन बात ये होती है कि you have to understand, जो मैं सबको बोलता हूँ कि इक्विटी मार्केट से बेटर कोई मार्केट नहीं है पर्सनली, लेकिन ऑफ कोर्स इन्वेस्टर को मानना पड़ेगा। बट मैं और इक्विटी मार्केट में जब मार्केट करेक्ट होएगी तो आप नाराज होइए मार्केट मतलब स्टॉक से, फंड मैनेजर से, मार्केट से नहीं होना है नाराज। और मार्केट घूम फिर के वापस आ जाएगी नए स्टॉक के साथ। हाउ डू वी नो दैट? Today, India, world is at the all-time high, suppose. That means every problem of the last 100 years उससे higher है ना? बिल्कुल ठीक बात। 2007 में जो पीक था, at some point it was higher than 2007. जो 99 का जो भी पीक था, at some point it was higher than 99. So in that fall, if it is going to recover everything, अगर आपने fall में थोड़ा सा और ले लिया, तो आपका वो जो एक्स्ट्रा वाला जो आपने डाला है, पर हमारे लिए होता है बिकॉज वी आर अ फंड मैनेजर, तो अगर बंदा देगा ही नहीं पैसे तो हम क्या उसको एवरेज करेंगे उसके लिए। पर उस टाइम पे लोगों का पता नहीं कितना कन्विक्शन बन पाता है, मतलब नहीं बनता ना, तो ऐसा होती है। बट अब क्या करें फिर उसका? अभी जैसे आज की डेट में लोग गोल्ड या सिल्वर को ज्यादा चेस कर रहे हैं एज कम्पेयर टू स्टॉक मार्केट, क्योंकि यहाँ टाइम करेक्शन है, वहां बढ़ते जा रहे हैं। बढ़ते कहाँ जा रहे हैं? आप एक दिन पुरानी न्यूज क्यों दे रहे हो? फ्राइडे को तो कोई नहीं बढ़े, सब गिर के। सिल्वर तो कितना गिर गया? सिल्वर तो गिरा है सर, करेक्ट हुआ बीच में। सर वैसे 2024 को लेके आपका क्या व्यू है? मतलब अभी जो करेक्शन, टाइम करेक्शन टाइप जो अभी रिसेंट, मतलब जो पिछले एक साल में, मतलब पिछले सितंबर से इस अक्टूबर तक तो बहुत ज्यादा, मतलब एटलीस्ट इंडेक्स का तो रिटर्न नेगेटिव ही है, तो उसमें आप कैसा? इट इज नॉट बैड, मतलब वो जो गंदे नेगेटिव होते हैं ना, वो गंदे वाले होते हैं 20-30% वाले, जिसमें आदमी को कोई किसी को एक्सप्लेन करना होता है। इसमें तो क्या है जी, आप 5 साल का रिटर्न देखो, आप 3 साल का रिटर्न देखो, आप हमारा रिटर्न देखो। हमने नवंबर 23 में तो फंड शुरू किया था जी, तो उसमें 56% बने हैं, लेकिन अगर आप 1 साल लोगे तो 7% बने हैं। दैट मींस नवंबर 23 से सितंबर 24 तक 40-45-50% बन गए थे, फिर 7% बने हैं। ओके, मार्केट के जीरो टाइप है। बट ऐसे देखो, उसको थोड़ा सा शिफ्ट कर दो। सितंबर को मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, मैं अगर जून से करूं तो बेटर लगेगा। व्हाट आई एम सेइंग इज ब्रॉडली ये फॉल को कोई नहीं बॉदर कर रहा है, इसलिए पब्लिक भी नहीं कर रही है, ये नहीं कर रही है। एंड आल्सो यू हैव टू सी इट ऑन अ रोलिंग बेसिस ना, या इतना हिलाओ, इतना गिराओ, जैसे 2000 में हुआ या 2007-8 में हुआ, तब बात है। इसमें कोई नहीं है, इसमें हम आसान से पब्लिक भी मान जाती है, पब्लिक को भी समझ है इतना कि इफ एवरी ईयर यू डिड बेटर देन डेट और बैंक डिपॉजिट, तो फिर बैंक डिपॉजिट में कोई क्यों डालेगा भाई? दिस इज the fact that the market goes like this is to compensate, I mean it is compensating for the fact कि आपको हाई रिटर्न मिलने हैं, हाई रिटर्न मिलना है। वॉलेटिलिटी तो रहेगी रहेगी, अगर उसके बगैर क्यों आपको हाई रिटर्न मिलेंगे? फिर आदमी दूसरी चीज करेगा ही नहीं। सर इसी में एक चीज जो थोड़ा और इन्वेस्टर्स के लिए भी समझना जरूरी है कि जैसे हिलियोस कैपिटल में हमेशा हम देखते हैं तो 3 स्ट्रक्चर है ना, एक म्यूचुअल फंड है, एक पीएमएस है, एक एआईएफ है।
तो अगर आप थोड़ा इसमें मतलब ब्रॉडरली बता पाए कि कौन से इन्वेस्टर्स के लिए कौन सा तरह का फंड सही है ऑप्ट करने के लिए? फर्स्ट थिंग इज बिग पिक्चर में हाई नेटवर्थ के लिए है पीएमएस स्ट्रोक एआईएफ, उनका भी बताता हूं। बट पीएमएस हाई नेटवर्थ को क्यों पसंद है? एक तो मोस्ट ऑफ दीज गाइज रन देयर ओन फैमिली ऑफिसेस। वो अपने उन्होंने बंदे रखे हुए हैं, उनके 1000 करोड़ 500 करोड़ 300 करोड़ 200 करोड़ है, वो उसमें से 20 करोड़ फंड मैनेजर को भी दे देते हैं। उनको फंड मैनेजर की, क्योंकि पीएमएस में होता है लाइव रिपोर्टिंग होती है, शेयर खरीदे उनको पता लग जाता है, भगवान जाने उसके ऊपर और ऐड कर लेते होंगे, हमें नहीं पता। बट द फैक्ट इज द पीएमएस क्राउड which is anyway filing for taxes, उनका वो बुक चल रही है, they do that and they like the individual. Plus we don't do it, but many PMSs will be tailor made. कोई बोलेगा मुझे ना खाली स्मॉल कैप का पोर्टफोलियो बना दो काइंड ऑफ थिंग, और या मुझे ये मिक्स एंड मैच कर दो, उसमें से ढूंढ ढांड के ले आते हैं। जैसे मुझे हमें मिला था, हमने कहा हम ये सब करते नहीं है। एक कहता है मेरे पास एचडीएफसी बैंक बहुत है, अब मेरे लिए पोर्टफोलियो बना दो जिसमें एचडीएफसी बैंक ना हो, तो मेरे पहले ही बहुत है। भैया हम एक एक बंदे के लिए करेंगे, हम पागल हो जाएंगे, बट लोग करते हैं सबका जी। तो देयर मेनी वेज, मेनी थिंग्स लाइक दैट। अब उसमें क्या होता है, एंगल लोग कहते हैं कि ईयर टू ईयर टैक्स देना पड़ता है, तो दैट इज अ डिसएडवांटेज कंपेयर टू अ म्यूचुअल फंड, जिसमें लोग भूल गए कि टैक्स देना होता है लेकिन एंड में देना होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल। लॉन्ग टर्म कैपिटल। पर हमने अपने फंड पीएमएस हमारा 5 साल से चल रहा है, हमने भी देखा कुछ ज्यादा टैक्स बनता नहीं है। क्यों नहीं बनता? क्योंकि जो स्टॉक चल रहा होता है वो तो हम बेचते नहीं है, वो तो अनरियलाइज गेन हो गया, वो हमारा चलता नहीं है, या प्लस माइनस जीरो होता है, उसको हम बेच के दूसरी चीज ले लेते हैं। तो घूम फिर के हमने देखा कि 5 इयर्स में हमने को पॉइंट्स का फर्क पड़ता है जी। ऑफकोर्स एक दिन बनेगा, लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड में भी कभी तो अज्यूम करोगे कि 5 साल में देना पड़ेगा, ये तो कहोगे मैं 25 साल तक बेचूंगा ही नहीं, अगर 5 साल गिनोगे अब उसमें भी आपको 12.5 देनेंगे, प्लस माइनस हमारे भी उतना ही बनेंगे। बट म्यूचुअल फंड में एक नुकसान है इन्वेस्टर का, कि इन्वेस्टर किसी फंड में डाल के हिलता नहीं है कि हाय मुझे टैक्स देना पड़ेगा। अब हमें सबको पता है कि हीलियोस का फंड बड़ा बढ़िया है, बंदा कहेगा मैंने वहां 3 साल पहले डाले थे, वहां मेरे 18% बन गए, चाहे मार्केट 40% बढ़ गई हो, अब मुझे 2% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लग जाएगा, इसलिए चलने दो जी, चलने दो। ये कई लोग मिलते हैं, अच्छा, क्योंकि वो नए पैसे डालने को तैयार है। 18 ऐसी मैंने मजाक किया, सब बोल के 50% करते हैं, व्हाटएवर नंबर ऑफ इयर्स, डजंट मैटर व्हाट इयर्स। वो बेचारा 6% पर एनम कमा रहा है, लेकिन 10 साल पहले डाले थे, उसके 50% क्यूमुलेटिव रिटर्न है। अब उसको लगता है कि मैंने बेच के हीलियोस में या कहीं भी करंट फंड में डाला तो 50% पे पहले 6-7% मेरे चले जाएंगे, आए मेरे 6 लाख रुपए यहाँ देने पड़ेंगे, तो वो ढीलो को चेंज नहीं करते। सो आपको लग रहा है कि टैक्स से बड़ा फायदा हो रहा है, बट टैक्स ऑल्सो स्टॉपिंग पीपल फ्रॉम बीइंग to shift to the right. So it's okay. But AIF और PMS में हमारे में ज्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि हम अनलिस्टेड नहीं करते जी। So the reason why people buy AIF is because many people say they can't handle having 40 stocks in their account. तो ट्रेडिंग होती है, फिर वो अगर 2 PMS है तो 100 स्टॉक, वो कहता है इनकम टैक्स वाला हमें घूरता है कि कर क्या रहे हो तुम, because every stock is in his name. So they like one investment. Second is everybody who's in financial. For example, we can't buy our own PMS. तो हमारे नाम पे 40 स्टॉक आ जाएंगे, and every stock of ours has to be reported to trustees and this and that. So all the financial community also likes AIF. जब अगर म्यूचुअल फंड नहीं है, because you buy one. Same thing with people working in companies. हमें PMS में लोग आके कहते थे जी मैं लीवर में काम करता हूँ, आप लीवर नहीं ले सकते। तो ये सब चीजें AIF इज कंसिडर्ड कि आपने तो AIF खरीदा, आपको नहीं मतलब कि अंदर क्या है, तो ये सब क्राउड के लिए होता है ये सब का। तो सर AIF में जो आप रन कर रहे हैं वो कैटेगरी 2 है, कैटेगरी 3 है, कैटेगरी क्या बोलते हैं, बट वो लिस्टेड स्टॉक्स वाला है, वो 3 होता है कि 2 होता है पता नहीं। कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2, कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 अनलिस्टेड के लिए नहीं, मेरा अनलिस्टेड नहीं है, हमारा 3 है। कैटेगरी 3 है वो प्योर, मतलब उसमें लॉन्ग इक्विटी भी हो सकता है और उसमें मतलब हेज फंड की तरह भी करते हैं, और हमारे पास लॉन्ग शॉर्ट भी है और लॉन्ग भी है। तो सर वो फिर कैटेगरी 3 होगा, कैटेगरी 3 कर रहे हैं बंदे। तो उसकी तो ऐसी डेली एनए भी आती है जैसे म्यूचुअल फंड में आती है। डेली हम पता डेली नहीं दे रहे, आई थिंक वीकली है, पता नहीं सर, मंथली 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 होगी, मतलब बट बेसिकली स्टॉक्स लिस्टेड है ना, स्टॉक्स लिस्टेड है, और हम अपने को पता लगता रहता है कि कितना प्लस गया कितना माइनस गया। तो
अब पीएमएस और कैटेगरी 3 वाले फंड में आप कह रहे हैं कि मतलब कैसे कोई डिसाइड करे कि मेरे को पीएमएस में जाना चाहिए? एक तो है कि कैटेगरी 3 में हम एक रन कर रहे हैं लॉन्ग शॉर्ट फंड, तो वो तो पीएमएस में कर ही नहीं सकते जी। और सेकंड, एज आई सेड, इज फॉर पीपल हु कांट हैंडल कि आप मेरे नाम पे 40 स्टॉक ले लिए। They don't like that. They don't like to file all these complicated tax returns where 100 trading, because if they are buying, they're not buying one PMS, they might be holding 3 PMS, वो बड़ी 100-150 स्टॉक उनके अकाउंट में आ रहे हैं जी, और मे बी वही स्टॉक किसी ने खरीदा, किसी ने बेचा, वो पैसा लग गालियां देते हैं। And as I said, the other one is people who cannot be buying individual, अगर लॉयर है तो हमारे लॉयर्स हैं, वो कहते हैं हम पीएमएस नहीं ले सकते क्योंकि हम उस बंदे का कुछ काम कर रहे हो, उसको एडवाइस कर रहे हो, तो रोज हमें कैसे बोले कि अब इसमें नहीं ले सकते, अब इसको नहीं ले सकते, तो उन लोगों के लिए एआईएफ बेटर है। हाँ, अगर तो ये तीनों also, but I'm saying they while comparing with the PMS, तो ये सब तीनों एंटिटीज अपनी सेबी के साथ रजिस्टर्ड है या फिर ये कोई सिंगापुर एंटिटी? नहीं, ये वाले तो इंडिया में है ना, क्योंकि तो इंडियन पब्लिक के पैसे हैं, but we manage from abroad also, like from an FPI angle, a long short fund and a long only fund. The same cheese we do for foreign investor and for local investor. वो एक फीडर फंड की तरह है जो बेसिकली अगर फॉरेन फीडर फंड नहीं है, फीडर फंड। अच्छा, फीडर फंड नहीं, वहाँ वाले फंड मैं मैनेज करता हूँ, वहाँ वाले हीलियोस इंडिया मैनेज करता है। अच्छा, तो सर अगर मतलब इंडियन है तो वो डायरेक्टली इन फंड्स को ऑप्ट इन कर सकते हैं, बट अगर कोई फॉरेन के इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए बेटर है कि वो सिंगापुर वाली एंटिटी के साथ आपकी जुड़े। Because a foreigner even anyway cannot buy an Indian fund unless he is himself an FPI. जब तक वो रजिस्टर नहीं करेगा। सही है। और सर वैसे आपको क्या लगता है, मतलब आपने मल्टीपल कंपनीज के साथ काम किया है, जैसे हिलियोस में आप है ना फंड मैनेजर हैं, उससे पहले आपने अलायंस में काम किया था, बिरला में भी बीच में आप कर रहे हैं। ना, बिरला में मैंने काम नहीं किया। अलायंस was sold to Birla. Alliance was sold to Birla. I then started Helios. I have not worked in a third company. So इन दोनों कंपनीज की फिलॉसफीज में कोई आपको डिफरेंस लगता है? नहीं, तो Alliance was a global company. Okay, so it had, मतलब हम तो छोटे से थे Alliance में, Helios तो मेरी कंपनी है. So Helios is only mostly India focused company and has taken its experience from Alliance only कि भाई हम क्या stock selection करते हैं. But Alliance was too big. So one guy asked me when I was in Alliance, कि what is Alliance's view on India? मैं कहा it has no view, it is my view. Because उनको पता ही नहीं कि इंडिया में है, वो क्या मेरा व्यू बना है, वो अपने आप कर रहे हो, हमें भी लोकल रेस हो रहे थे. भाई it's not कि Alliance, although we had an offshore fund also, but even that 90% of the company will not know कि एक इंडिया फंड मैनेज हो रहा है इंडिया में भाई समीर अरोड़ा, because वो तो बड़ी कंपनी है, 15-50 ऑफिस में लोग काम कर रहे हैं इधर उधर. So Helios is India focused, and this is the philosophy which I've been saying: elimination and not concentration and whatever. और सर जैसे Helios के बीच में कोई टाइम फ्रेम्स भी होंगे जब वो अंडर परफॉर्मेंस भी आया होगा, तब है ना, तब इन्वेस्टर्स का प्रेशर कैसा रहता है, मतलब आप उस चीज को कैसे हैंडल करते हैं एज अ फंड मैनेजर? मैं इसलिए हैंडल करता हूँ क्योंकि मेरा लॉन्ग रिकॉर्ड अच्छा है, तो फिर हम स्टोरी सुनाते हैं कि देख लो जी 3 साल का देख लो, 2 साल का देख लो, और हमारा गंदा है दूसरे का भी गंदा है, ऐसी सब्जी खा रहे हो तो एवरीडे होती है खानी। सर बहुत बारी मतलब वो इन्वेस्टर को जिसको बोलते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने जो देखा है कि मतलब दे वांट टू बी पैसिफाइड, तो वो एक बात करके वो है ना वो दे नीड अ स्टोरी. So the story is normally for anybody who's been there for long to say कि भाई we agree कि ये साल गंदा है या हमारा रिलेटिवली और गंदा था, बट कोई इज्जत तो कर जो तूने पूरे पीरियड में हमारे साथ रिटर्न बनाए हैं, काइंड ऑफ थिंग. If somebody came really only in the bad time, did not see our good time, हम उसको बोलेंगे यार एक साल में तो हमें evaluate मत कर, बट कई लोग दुखी होते हैं, कई लोग होते हैं, मोस्टली चलता रहता है ये काम. तो that is the 20-30% job of the fund manager. 80% is performance, but 20% is handling the public. Public means the investors. सर ओवरऑल AUM कितना मैनेज कर रहे हैं आप AIF में, PMS में और म्यूचुअल फंड में? सो हमारे टोटल म्यूचुअल फंड में हो गए हैं आई थिंक 6400 करोड़. वेरी गुड. एंड PMS AIF में है अराउंड 28 या 2900 करोड़ होंगे. ये दोनों इंडिया में मैनेज हो रहे हैं जो. ठीक है.
सर एआईएफ के बारे में बात कर रहे थे, तो मैं आपका व्यू, क्योंकि हम अनलिस्टेड के साथ काफी पिछले 7 साल से जुड़े हुए हैं, हमारा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू लोग अनलिस्टेड शेयर्स को बाय और सेल करते हैं, तो आपका मैं व्यू जानना चाहता हूँ कि अनलिस्टेड स्टॉक्स को लेके, प्री आईपीओ स्टॉक्स को लेके आपका क्या व्यू है? मेरा व्यू है कि आपकी पब्लिक जो है बड़ा हाई रिस्क विदाउट रिटर्न ड्रामा खेल रही है, बिकॉज पब्लिक को अनलिस्टेड में कोई डेटा वगैरह होता नहीं है। तो जैसे अभी रिसेंट केसेस में देखा, ये जो टाटा कैपिटल या उससे पहले एचडीबी, जब बायर के पास कोई व्यू नहीं है, मतलब व्यू नहीं, सॉरी, इंफॉर्मेशन नहीं है, वो कहते हैं प्राइस हो, कहते हैं प्राइस, वो मल्टीप्लाई करके भी देखते हैं मार्केट कैप क्या बन गई इस कंपनी की जी। तो इसको क्या कहते हैं, क्लूड इन इन्वेस्टर के लिए ठीक है। सर इसी चीज को थोड़ा सा बेटर करने के लिए हमने इनकी फैक्ट शीट बनाई है, सबकी फैक्ट शीट्स बनाते हैं, और वो पूरा ऐसा प्लेटफॉर्म जैसे मनी कंट्रोल हम खोलते हैं, है ना, स्क्रीनर खोलते हैं, टिकर टेप खोलते हैं, वैसे पूरा है सर। तो एचडीबी में हमने पहले बोला था अपने इन्वेस्टर्स को कि भाई ये शेयर 1200-1300 पे भी वो ट्रेड हो रहा था, कि ये वैल्यूएशन ही जस्टिफाई नहीं करता। इवन टाटा कैपिटल के लिए भी बोला था, तो उसमें हमें बड़े अच्छे इन्वेस्टर्स की तरफ से व्यू रहे हैं कि उसमें भी वॉल्यूम हो रहा था, वॉल्यूम सर जबरदस्त था, और अभी पीछे अभी एनएससी में भी वॉल्यूम बहुत जबरदस्त रहा है। एनएससी का भी लास्ट रैली तो बड़ी ऑब्सीन हुई है। और हमने तो ये देखा कि जब वो काइंड ऑफ थोड़ा ज्यादा पब्लिक इन्वेस्टर्स लेने लग जाते हैं तो फ्रेंजी होती है ना, वो वाला रिवर्स हो जाता है, बाकी ठीक होता है, बाकी ठीक रहता है। सो जैसे टाटा कैपिटल 1 साल पहले ट्रेड कितने में हो रहा था? सर 2 साल पहले टाटा टेक्नोलॉजी की लिस्टिंग से पहले स्टार्टेड 300-350। वही कह रहा हूँ, ठीक प्राइस जो है, निकली प्राइस जो, हाँ, इवन जब टाटा टेक्नोलॉजी, मैं आज से 6 साल पहले 90 रुपीज, 100 रुपीज, 102 रुपीज पे भी मैंने मतलब दिए हैं इन्वेस्टर्स को, और वो 500 का आईपीओ प्राइस बैंड आया। एचडीबी तो सर मतलब 600 से लेके 1300 की रेंज में, मतलब पिछले 7 साल में 2 बार मूव किया। 600 रुपए भी आया है जब मार्केट कोविड का करेक्शन आया था, और तब इनके एनपीएस बहुत बढ़ गए थे, तो 600 रुपए, 575 रुपए भी आया। और फिर बीच में यूफोरिया जब बन जाता है, 1-2 बारी बीच में न्यूज लग गई थी कि एचडीबी का जब कि आईपीओ, आदित्यपुरी जी निकलने से पहले आईपीओ करवा कर जाएंगे, तो 1200-1300 हो गया, फिर वापस आ गया, फिर दोबारा से जब आईपीओ इस बार आया। वॉल्यूम ज्यादा होता है कि कम होता है? सर बढ़ती चीज पे सारे हाथ डालते हैं, तो फिर तो ये प्रॉब्लम है कि मतलब वो इन द एंड तो मतलब जो काइंड ऑफ रिटेल कह लो, या काइंड ऑफ जो पब्लिक है, वो ज्यादा जब वो यूफोरिया, एक्चुअली तब न्यूज़ भी पता नहीं इतनी कैसे प्रिंट होती हैं। अब एनएससी में हर रोज की न्यूज थी, कि सुबह भी न्यूज छप रही थी, दोपहर में भी न्यूज छप रही थी कि कल आईपीओ का अप्रूवल आ जाएगा। तो हम लोगों को बोलते थे यार डीआरएफपी नहीं फाइल हुआ, आईपीओ का अप्रूवल कहाँ से आ जाएगा। बट तब फिर जनता सुनती नहीं है, तो एक क्रेजी वॉल्यूम्स रहते हैं, और मतलब इसमें कोई बुराई नहीं है। अब मैं वॉटन स्कूल गया, अच्छा मेरी तो स्कॉलरशिप थी, लेकिन अब लोग जाते हैं करोड़ रुपया खर्चते हैं, यहाँ लोग 25-50 लाख लॉस करके वही सीख जाते हैं जो हमने पढ़ाई में सीखा। एक ही बात है, एवरीबडी हैज टू पे फॉर एजुकेशन। सर ये हार्ड लर्न्ड लेसन्स हैं। पर सर बड़ी अच्छी कंपनीज भी अनलिस्टेड में मतलब बड़े अच्छे वैल्यूज पे मिलती हैं। मतलब जब हम जब फैक्ट शीट्स बनाते हैं, तो हमने आनंद राठी एक करके उठाया था शेयर, बहुत बड़ा चला है। हाँ सर, वो 134 रुपीज का मैंने अपने खुद के आज भी पोर्टफोलियो में पड़ा, और वो 3000 क्रॉस कर गया। तो मैंने अपनी सिस्टर को लेके दिया, अपने कुछ इन्वेस्टर्स के साथ भी है, वो आज भी हम लेके होल्ड करके बैठे हैं। तो बड़े सारे स्टॉक्स ऐसे भी आते हैं बीच बीच में, पर वो अपॉर्चुनिटी वेट करनी पड़ती है आपको, मतलब ऐसा नहीं है कि हर रोज मिल जाएगी। वैसा रहता है। और सर आपको ओवरऑल क्या लगता है कि मतलब सेबी का क्या व्यू लगता है कि अनलिस्टेड शेयर्स को लेके कि कैसा होना चाहिए? मतलब सेबी का एक्चुअली अनलिस्टेड पे एक्चुअल वो नहीं है, वो तो जब ट्रेडिंग पे उनका रोल है। अनलिस्टेड कंपनीज का सेबी का मेन रोल होता है कि माइनॉरिटी शेयर होल्डर या पब्लिक को मेजॉरिटी शेयर होल्डर या मैनेजमेंट उसका वो नहीं उठा रहा, फायदा नहीं उठा रहा है। तो प्राइवेट कंपनी है, वो एक दूसरे के साथ जो मर्जी करें, उन्होंने जो सैलरी देनी है दे, जिसको ईसॉप देने हैं दे। प्राइवेट कंपनी जब पब्लिक हो जाओगे तब स्क्रूटनी शुरू होनी चाहिए मेरे हिसाब से। वही हो रहा है वैसे तो, एक्सेप्ट फॉर द ट्रेडिंग पार्ट। ट्रेडिंग आल्सो बिकॉज़ पब्लिक इज कमिंग इन, उनके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, वो बिड आस्क कम होना चाहिए, ये सब चीजें तो ठीक बात है।
हाँ सर, ये सब चीजें मेरे को लगता है अगर कोई फ्रेमवर्क बन जाए, वैसे तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का फ्रेमवर्क अभी कोई यूएस ने या यूके ने भी नहीं बनाया, कोई ऐसा फ्रेमवर्क बन जाए तो वो ज्यादा पर्टिकुलरली अच्छा हो जाएगा इन्वेस्टर्स के लिए। क्या करने के लिए? कि मतलब अगर ट्रेडिंग ही होनी है, क्योंकि अनलिस्टेड शेयर्स की ट्रेडिंग फिर भी कहीं ना कहीं एक मार्केट बनी हुई है, करेक्ट, अक्रॉस द वर्ल्ड चलती है। तो ये इसके लिए अगर कोई फ्रेमवर्क हो जिसको लोग फॉलो कर सके। जिसे मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि क्या मिसिंग है इसमें। कोई फ्रेमवर्क नहीं है ना, मतलब फिर वो अगर एक फ्रेमवर्क हो तो वो थोड़ा सा हमारा ऐसा लगता है कि वो ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, और ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, इजी इजी बन जाएगी कहानी। सर आजकल जैसे स्मॉल केस के ऊपर भी काफी कल्चर बनता जा रहा है, इसके ऊपर आपका क्या व्यू है? हमारा कोई व्यू नहीं है, हमने डिसाइड किया था जब हम बिफोर म्यूचुअल फंड के हम नहीं करेंगे, तो हम नहीं कर रहे हैं। ऐसा क्यों? नहीं, क्योंकि उसमें कोई फायदा नहीं आता है। वो हर चीज का अलग अलग होता है। हमने जब म्यूचुअल फंड लाइसेंस के लिए अप्लाई किया, हमने कहा यार अब हम 1-2 साल में म्यूचुअल फंड लाइसेंस आ जाएगा, तो अब कितनी चीजें करोगे ऑफ वेरियस काइंड्स। सो आई हैव अगेन नॉट सीन दैट प्रॉपर्ली कि हाउ सक्सेसफुल द प्रोडक्ट्स एंड दैट हैज बीन। तो आई हैव रियली नो आइडिया, क्योंकि हमने उसको नहीं कंसिडर किया जब हम पीएमएस किया, फिर एआईएफ किया। By that time we had applied for mutual funds, so we said let's just wait for that instead of in between doing whatever. सर आप और बहुत फेमस है अपने ट्वीट्स को लेके, जो कि बहुत ही मतलब विट्टी भी रहते हैं, शार्प भी रहते हैं, ब्रूटल भी रहते हैं कई। मैं ब्रूटल नहीं होता, मैं तो अच्छे अच्छे वाले करता हूँ। तो सर आपका मतलब क्या व्यू है, मतलब अभी मतलब ट्विटर पे क्या व्यू है? व्यू तो रोज ट्विटर पे देता हूँ। नहीं, स्टॉक मार्केट को लेके क्या व्यू है, फंड मैनेजर्स को लेके क्या व्यू है? स्टॉक मार्केट के लिए व्यू है जी कि स्टॉक मार्केट बुरी नहीं है इन द सेंस। अब क्या है कि 25% रिटर्न वाले देना भी नहीं है। सेकेंडली, नॉर्मली हम 2-3 साल पहले तक कहते थे, 2 साल पहले तक, कि आपका एनुअलाइज रिटर्न होना चाहिए मोटा माटी 14-15%। अब उसको हमने ब्रिंग डाउन करके कर दिया 11-12%। इंडेक्स की बात हो रही है। ऐसे तो हमने मिड कैप फंड भी लॉन्च किया था, मार्च में 27% बढ़ गया है, अभी तो 6-7 महीने में। बट आई एम सेइंग मार्केट इन जनरल तो 11-12% इसलिए कि एक तो वन सेक्टर इज नॉट फायरिंग, विच इज आईटी। Second is overall there is slowdown and inflation is low. So the way to look at it is कि compare it to the alternative, which is debt. And in debt, how to bring all debt in इस लाइन से कंपेयर करें, एफडी से करें कि उससे करें। बेसिकली the financial literature compares it to 10-year government bond. So the thumb rule in equity market says कि उस सेम कंट्री का 10-year गवर्नमेंट बॉन्ड के ऊपर आपको 5-6% ज्यादा मिलने चाहिए। कभी 5, कभी 6, कभी 4.5, डिपेंडिंग ऑन स्टार्टिंग प्राइस। एंड हर साल नहीं मिलने, बट नेक्स्ट 5 years 10 years ऐसे। सो अभी वो 6.5% रह गया हमारा 10-year बॉन्ड। पहले होता था 9.5, अगर आप 7-8-10 साल पहले। तो 9.5 पे हम कहते थे 15 बनेंगे, अब हम कहते हैं आपके 12 बनेंगे। ठीक है। And second thing is the same thing which is bringing the equity market slow down, bringing interest rate down. तो इसलिए ये फेयर कंपैरिजन है, ये नहीं कि इसको फिट किया जा रहा है। आपको अपना ऑल्टरनेटिव इससे बेटर है तो बताओ। वो मोस्टली निकलता नहीं है, कभी हाइंडसाइड में निकल आएगा, जैसे गोल्ड निकला है। बट नॉर्मली इफ यू सी tens of countries and tens of years, mostly equity will do better by this much. लेकिन evenly नहीं होगा। अगर evenly होगा तो आप डेट में डालोगे ही नहीं, फिर गवर्नमेंट को पैसे ही नहीं मिलेंगे उसके बॉन्ड में। राइट। और सर जैसे मतलब आपकी 30 years प्लस की जर्नी रही है, उसमें कई चीजें ऐसे भी होंगी जो आपने मे बी आइडेंटिफाई की बट ऐड नहीं करी पोर्टफोलियो में। ऐसा कोई आपका इन्वेस्टमेंट जो आपको लगता था यार ये तो होना चाहिए था, मतलब पता भी था और रह गया? हमने नहीं कभी सोचा ये, क्योंकि हमारी परफॉर्मेंस थोड़ी ठीक रही है। सो इफ आई गिव इट ओवर 30 years, the market is up some 36-37 times. मेरी एनएवी अलायंस प्लस हीलियोस को अगर ऐसे चुपका दिया जाए, अब बीच में मैं जब अलायंस से हीलियोस में मूव करा था 1.5 साल के लिए, इंडेक्स ले लो, क्योंकि ना मैं अलायंस में था ना हीलियोस, तो वो 550 टाइम है एक्चुअल परफॉर्मेंस आफ्टर फी, नॉट परफॉर्मेंस फी, मैनेजमेंट फी 2% पर एनम मोटा माटी लो अगर। तो इसलिए हमें वो दुख कभी नहीं हुआ। आपका 100 बैगर भी मेरे को दुख नहीं हुआ, क्योंकि मेरे पास अगर 100 बैगर नहीं होगा ना तो 3 इंस्टॉलमेंट में
20-20 बैगर 30-30 बैगर होंगे, वो भी 100 आ जाता है। बिल्कुल द ठीक। पॉइंट इज, लोगों की एक और गलती है ये, जो नहीं है। हम्म मैंने जैसे बजाज फाइनेंस बेचा 43 टाइम्स बनाए थे, वो अपनी प्रेजेंटेशन में भी दिखाते हैं। अब उसे मैंने नहीं बेचा होता और आज तक रखा होता, और मैंने वापस ले लिया आफ्टर 2 ईयर गैप, मैंने कोविड के 2 ईयर बाद बेचा था, तो 43 टाइम्स बने थे 11 से। लेकिन अभी लिया होता तो 120 टाइम या कुछ हो गया होता, वो उसके बाद 3 गुना हो गया, जिसमें से मैंने लास्ट वाला ले लिया है, बट बीच वाला मिस हो गया मेरा, ठीक है। अब आपको बताने के लिए 120 टाइम में कितना मजा आता है और 43 में नहीं आता। लेकिन क्योंकि मैंने बेचा था अराउंड मे बी पता नहीं अक्टूबर नवंबर या सितंबर ऑफ 20, तो उस दिन से मार्केट डबल से ज्यादा हो गई है, डबल तो हो गई है। मैंने जो भी लिया होगा सारा कुछ ही बढ़ा, डबल हो गया, तो मेरा 43 का 86 तो मेरा भी हो गया, जस्ट कि डिफरेंट स्टॉक में हो गया, डिफरेंट स्टॉक में हो गया। बिल्कुल ठीक बात। That's what I mean. The point is this idea कि मुझे 100 बैगर मिल जाए के लिए लोग वेट करते हैं, असली हो गया तो 100 कर दे तो बोलने के लायक हो गया ये 100 क्या है। लेकिन उस दौरान में बाकी जगह पे 25% बढ़ जाएंगे और आपका ये 80 पे आप आउट हो गए और उसमें आपने 30 बना लिया, आगे हो गए 100 टाइम। बिल्कुल ठीक बात है। ये 43 टाइम सर कितने टाइम फ्रेम में बने? 11 से, क्योंकि मैंने 11 में लिया था मेरी प्रेजेंटेशन में, इसलिए मुझे पता है, वी यूज इट इन आवर इंटरनेशनल प्रेजेंटेशन कि देखो जी। अच्छा बाय द वे, अब ये था अपना आइशर, इसमें 50 टाइम बनाए थे। अच्छा, वेरी गुड। मार्केट यहाँ पे उतनी, मतलब हमने जब लिया है 2009 से कोविड में बेचा, सॉरी डीमॉन में बेचा था, सो दैट मीन 16 दिसंबर या कभी बेचा होगा, आप देख लो अपने आप ही, अगर था तो बन गए, जिसके पास भी था, ओके, तो हमारे पास था। तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि 50 to 100 करने के लिए अगर आदमी कहे कि 100 बैगर में मजा अलग आता है, मुझे नहीं आता। आई कैन डू इट इन इंक्रीमेंट्स अक्रॉस स्टॉक्स, across, because many stocks do well. To give you some other side, so have you heard of wealth creator companies like Aban Lloyd? It is zero, but in between it went up more than 100 times. अच्छा, from 2004 या 5 to 7-8 उसने 5 टाइम बनाए थे। लेकिन वो बड़ा था 100 टाइम, लेकिन वो शुरू में तो किसके पास होना था। बट ब्रॉडली व्हाट आई एम सेइंग इज, वो 100 टाइम बढ़ने के बाद अब नियरली जीरो हो गया, हम तो 5 टाइम बना के हम चले गए। ये सर वही रिग वाली कंपनी, ये वही रिग वाली कंपनी जो मतलब है ना, ऑयल रिग करती थी, वो ईरान वगैरह में देते थे। यूनिटेक वाज अप फ्रॉम 2004 to 2000 whatever 7 and 8, कितने टाइम आप साथ के हिसाब से यूनिटेक? सर मेरे ख्याल 1 रुपए से 600 रुपए हुआ था वो शेयर। 500 टाइम कहने वाला था। ओके, ऑफ कोर्स 2004 में वो दिल्ली में था तो नोबडी वुड बाय इट, बट वी मेड अगेन 3-4 टाइम्स इन बिटवीन, वो एंड में अब जीरो हो गया। सो पॉइंट इज 3-4 टाइम बनाने की चीजें आपको बाद में पता भी नहीं होता, क्योंकि वो कंपनियां खत्म हो जाती है, आप 3 टाइम बना के घर चले गए हो। बिकॉज जस्ट टेक अ 2-3 ईयर व्यू। उस वक्त ना अबान में ना यूनिटेक में एक भी बंदा कह सकता था कि ये 7-8 साल बाद बैंकरप्ट हो जाएगी। इट्स नॉट कि हमने ना मूविंग ट्रेन के आगे खड़े होकर पैसे बनाए ना, उस वक्त का ठीक कंपनी थी, ठीक है, हमने ले ली 2-3 साल, 1-2 साल दे दी, उसमें 2% वाली चीजें थी संभाली। सो दैट्स व्हाट आई मीन, there are so many companies that do well that you are not supposed to miss anyone. That is the point. Right. तो सर जैसे आपने बताया कि आपके फंड में भी अराउंड 50 है ना, 40 उधर से 56-57 इधर हैं अभी, तो इसको एनालाइज करने के लिए आपके पास कितने, मतलब आप एनालिस्ट की टीम? 16 लोग हैं जी, 16 लोग। तो मैं तो शोर मचाने के लिए मुझे रखा गया है, ब्रांड एम्बेसडर। तो ये सब सेक्टर स्पेसिफिक पे एनालिस्ट रहते हैं, जो 6 लोग जो है हमारी कंपनी, सॉरी 5 out of the 6 2007 एंड से पहले हमारे यहाँ काम कर रहे हैं हीलियोस में। Including our TMS head, our mutual fund head, our CEO, our head of research अभय मोदी, दिनशा रानी, लोक बहल और ग्रोवर और मैं, तो पांचों 2007 दिसंबर 31 को हीलियोस में काम कर रहे थे। फिर ग्रोवर ने छोड़ दिया और वापस आ गया, लेकिन अभी के लिए जो 2007 एंड के लोग थे सारे हैं, अदरवाइज 4 थे और 5वां भी वापस आ गया 2-3 साल पहले। वेरी नाइस। तो मतलब मैं तो ऐसे अंदर क्रेडिट लेने के लिए बैठा हूँ। नहीं सर, आपने मैं वही कह रहा हूँ कि आपने जो बहुत लोगों को एजुकेट किया है, मतलब आपको नहीं पता कि आपका कंट्रीब्यूशन नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टर्स रहा है, बट बहुत लोगों को एजुकेशन वाइज भी, मतलब जो आपने फिजिक्स वाला ने फिजिक्स पढ़ा के 45,000 करोड़ की कंपनी बना दी। हम भी कर लेते स्टॉक मार्केट वाला। मैं समझ गया आपकी बात, हो सकता है ज्यादा बड़ी बन जाती है उससे भी।
सर ओवरऑल आपको क्या लगता है मार्केट कैप टू जीडीपी जैसे अभी हमारी है आने वाले? मार्केट कैप टू जीडीपी वगैरह में मुझे कोई भरोसा नहीं है, जब मिस्टर बफेट ने बोला है, रीजन बीइंग सो मेनी कंपनीज इफ इन सम कंट्री आर अनलिस्टेड, आप उनको लिस्ट कर दिया, फिर अब आपने टाटा सन्स को लिस्ट कर दिया, मेरा मार्केट कैप टू जीडी से मेरी वैल्यूएशन खराब हो गई अगर आपने उसको लिस्ट कर दिया। या आपने कोई पहले जो होती थी बहुत सारी कंपनियां, या हमारे यहाँ इंडिया में पीएसयूज अनलिस्टेड थे, अब तो बेचारे खत्म ही हो गए जो अनलिस्टेड थे, लेकिन अगर आप पहले बीएसएनएल, दूरदर्शन, एयर इंडिया को लिस्ट करते उस वक्त से 90s में, तो मेरा मार्केट कैप टू जीडीपी बढ़ जाता है। सडनली कुछ खराब हो गया अगले घंटे में, लॉजिक नहीं है। आप बॉटम लाइन लॉजिक लो कि इंडिया में फॉरेनर 800 बिलियन है, 20% ऑफ मार्केट, राइट? अभी भी वो जो बेचता है और जो खरीदता है, लोग कहते हैं कि वैल्यूएशन हाई है इसलिए वो फॉरेनर नहीं आ रहा, लेकिन आप प्लीज एनालाइज करो बेचता क्या और खरीदता क्या है। वो बेचता है बैंक्स और वो बेचता है आईटी। दोनों तो हमारे हिसाब से वी डोंट ओन आईटी मच, बट वो लोअर रेंज में ट्रेड कर रहे हैं देन हिस्ट्री। खरीदते क्या है? पेटीएम, जोमेटो, जो नए आईपीओ आ रहे हैं 60 पी में 70 पी में आईपीओ आ रहे हैं कंज्यूमर के साथ, तो फिर नथिंग, ही इज चेंजिंग हिज पोर्टफोलियो टू, because he has too much of the old companies, the banks, वो consumer पुराने वाले, तो he's changing his portfolio. It's not a reflection on valuation. And second thing is, जो FI की selling होती है उसमें some part is happening because of PE guys who were classified as FII. तो प्री IPO वाले आते हैं, क्रॉस ओवर फंड्स वगैरह, वो FDI से नहीं आ रहे, वो पोस्ट लिस्टिंग उनको एग्जिट से आ रहे हैं। तो जब वो बेच रहे हैं वो हमें लगता है एफपीआई की सेलिंग हो गई, पर वो एफपीआई उस कैटेगरी का नहीं है ना कि मैंने कोरिया का एवेल्युएट किया, ताइवान की, और मैं इंडिया से बेच रहा हूँ ना, उसका तो अपना स्टॉक चल गया तो वो बेच रहा है, और ही इज बीइंग फोर्स्ड कि भाई इतना क्वांटिटी हो लिस्ट हो जाए तो तू भी बेच, सबको कहते हो ना बेचो, अगर हॉट कंपनी हो, नोबडी वांट्स टू सेल, फिर वो सबसे प्रोपोर्शनल बिकवाते हैं जो भी, राइट। तो इट्स नॉट कि इंडिया का मार्केट कैप टू जीडीपी है, इंडिया के 14-12-15% की अर्निंग ग्रोथ होती थी, उतनी हमारी मार्केट ग्रोथ हुई अगर आप रुपीस में देखें। अगर आप तो सर इंडिया की स्टॉक मार्केट के अलावा और कुछ है जो आपको अच्छा लग रहा हो? मैं तो जी, मेरे पास ग्लोबल फंड है, मुझे तो बड़ी चीज अच्छी लगती है, मैं तो पैदाइशी बोलूं। सो हमारे फंड में अराउंड 48% यूएस है और 15% चाइना और 5% गोल्ड, बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वगैरह। तो अच्छा है, सब इंडिया के पास 10-15% अब्रॉड का होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? बिल्कुल ठीक है। और ये ग्लोबल फंड के बीच में इंडिया का भी एक्सपोजर रखते हैं फिर आप? इसमें इंडिया में हमने एफपीआई नहीं लिया टू अवॉइड एनी कॉन्फ्लिक्ट, तो उसमें खाली मेरे 2 फेवरेट एडीआर हैं जो कल 3.5% दोनों बढ़ गए, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक। सर एचडीएफसी बैंक आप कभी बेचोगे मतलब? हर फंड में सबसे पहले दिन एचडीएफसी बैंक ही है, हर फंड में अभी तक। तो सर इसका मतलब कोई रीजन, मतलब इतना प्यार तो लोग अपनी बीवी को नहीं करते? अभी अब नहीं करता, बीवी की बात नहीं हो रही, स्टॉक की बात हो रही है। सो द थिंग इज दैट इट हैज बीन लकी फॉर मी, इट हैज डन वेल फॉर मी, एंड जनरली वी फील कि इट इज अ गुड बैकबोन। ऐसे बोलूं ना, आधे मेरे स्टॉक्स होते हैं जो रेगुलर वाले होते हैं, रेगुलर कैटेगरी, इट इज अ गुड स्टॉक। वो मर्जर विद एचडीएफसी से कंफ्यूजन हो गया, बट उसमें आरबीआई वाज सपोज्ड टू गिव देम सम रूम, मतलब टाइम, उन्होंने टाइम दिया ही नहीं, वो उनको थोड़ा नुकसान हो गया 1-2 साल जिंदगी का, टू मेक अप द डिपॉजिट्स दैट एचडीएफसी के लोन आ गए, उसका डिपॉजिट नहीं आए। जी सर, आदित्यपुरी जी के जाने से आपको लगता है इम्पैक्ट है एचडीएफसी बैंक में? अब हो सकता है, अब लगता है हाइंडसाइट में, बट उस वक्त हमने बेचा नहीं व्हेन ही वाज सेलिंग, थिंकिंग कि ठीक है एचडीएफसी मर्जर इज गुड बिकॉज यू कैन डू क्रॉस सेलिंग, उनके लोन में वो डिपॉजिट नहीं है, डिपॉजिट वालों को एचडीएफसी का लोन नहीं है, सो दैट क्रॉस थिंग वाज द थिंग। आई थिंक उससे इतना नुकसान नहीं हुआ, आई मीन हुआ ही होगा थोड़ा बहुत, बट इन जनरल वाज दैट you were supposed to get some breathing space. अब आपकी लोन ग्रोथ ही खत्म हो गई, बिकॉज आपको जो भी डिपॉजिट मिलेंगे वो आप एचडीएफसी के
जो इंटर कॉर्पोरेट नहीं, मतलब जो इंटर बैंक से लिए हैं, या जो आपने फिक्स डिपॉजिट से लिए हैं, या इंफ्रा बॉन्ड से लिए हैं, या उनको रिप्लेस करने में सारे वो लगी, ग्रोथ ही नहीं आई फिर। अब वो जाके खत्म हुआ है काम। तो सर इसकी वैसे एचडीएफसी सिक्योरिटीज भी अभी अनलिस्टेड में है, मतलब जो ओन करता है एचडीएफसी बैंक, उसकी भी देखते हैं कि मतलब कब ये लिस्टिंग प्लान करता है। कंपनी इतनी बड़ी है कि इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता किसी की। 1 बिलियन 2 बिलियन की चीज नहीं होनी, वो 150 बिलियन के मार्केट का किसी को नहीं फर्क पड़ता उससे। राइट, ये भी बात है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसी को। सर क्या लगता है कि क्या वेल्थ क्रिएशन में मतलब क्या थीम्स जो हैं वो नेक्स्ट वेल्थ क्रिएटर रहेंगी मे बी नेक्स्ट 5 ईयर 10 ईयर्स के लिए? हम तो बोलते हैं कि 10 ईयर किसी को पता ही नहीं है, नहीं तो हम आपको बोल रहे हैं कि इक्विटी मार्केट का पता है, स्टॉक का नहीं पता। तो कहते हैं 2-3 years एट अ टाइम का व्यू लो, and if it continues to do well, you continue to hold it. It's not that I bought any of these stocks कि मैं 25 साल तक बेचूंगा नहीं, लेकिन कई नहीं बिके 25 साल बॉडी है, कोई भी ज्यादा था एचडीएफसी बैंक, बट 7 साल बड़े स्टॉक रहे हैं। कोटक भी बड़े साल रहा, भारतीय बड़े साल रहा। भारतीय अभी भी 19 से है, तो न्यू राउंड में, मतलब पहले तो आईपीओ में आई वाज द बिग इन्वेस्टर, बट अभी 19 में लिया था आई थिंक, या मे बी 18 में। तो 19 से 6 साल हो गए, तो वो 5-6 साल ले रहे हो, लेकिन हम 5-6 साल के व्यू से नहीं ले रहे हैं, हम 2 साल के व्यू से ले रहे हैं। हमें ये ना बताया जाए कि अगले 2 साल गंदे हैं, उसके बाद बहुत अच्छा हो जाएगा। हम कहेंगे 2 साल बाद आ जाएंगे, यार हमसे क्यों उतने वो कर रहे हो। तो मैंने एक स्टोरी बनाई है कि अगर कोई भी आदमी आपको आके बोले कि 5 ईयर तक वो है आइडिया, मतलब स्टॉक, इसका मतलब है उसको 2 साल का एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, इसलिए 5 ईयर की बात कर रहा है, 5 ईयर बोल रहा है, इसलिए उसको भगा दो कमरे से। तो बोलता हूँ कि भैया मैं फंड मैनेजर हूँ, मैं यहीं बैठा हूँ, मेरा यही नंबर होगा, 2 साल बाद फोन करना मुझे। मैं 5 साल के भी लूं, मेरे को 2 साल का बताओ, क्योंकि 5 साल आपने बोला, ये क्यों नहीं बोला कि इट इज अ गुड स्टॉक, ये क्यों बोला इट्स अ गुड स्टॉक विद अ 5 ईयर व्यू। इन लाइन, ये जोड़ी क्यों लाइन साथ में? हमने तो आपसे 5 साल का स्टॉक नहीं ढूंढा, हमें तो पता अच्छा स्टॉक कौन से है, बताओ। ये स्टॉक बड़ा अच्छा है जी, अगर आप 10 साल का व्यू हो, क्यों भाई? ये भी पॉइंट अच्छा है सर। मतलब जितना व्यू रखे, इसलिए हमारे हीलियोस म्यूचुअल फंड का टैगलाइन है हर टर्म के लिए। इसलिए हम कहते हैं हमारा म्यूचुअल फंड हर टर्म के लिए अच्छा है, नॉट 5 साल का व्यू और 10 साल का व्यू। कहानी की भी लिमिट होनी चाहिए कोई। सर आपका साइज, मतलब एयूएम जो मैनेज कर रहे हैं काफी बड़ा है, तो इस वजह से मतलब आपका माइक्रो कैप्स को लेके क्या व्यू है? माइक्रो कैप आप कह रहे हैं 5,000 करोड़ से कम? 5,000 करोड़ से कम वाली कंपनीज को हमारा व्यू है कि हम नहीं लेंगे। सर ऐसा क्यों? और माइक्रो कैप फंड के लिए भी अलग मिनट है। तो अभी हमने स्मॉल कैप फंड का वो हमारे को प्रेजेंट कर रहे थे कि हमने कितना तक जाओगे भाई, कहते हैं 5,000 करोड़ तक जाएंगे। But I didn't know this term कि 5,000 के बिलो को माइक्रो बोलते हैं। मैंने तो पूछा था कि तो सपोजिटली सर 3 टर्मिनोलॉजीज हैं। जो सेबी का रूल है उसमें आई थिंक 10,000 करोड़ पे वो स्मॉल कैप खत्म हो जाता है। जो 250 वैसे अगर देखा जाए वो अगर टॉप 50 देखें तो वो 1,75,000 करोड़ से I'm saying that the 250 of the small cap ends at 10,000. 250 of mid cap ends at 25,000 क्या तो 150 नहीं है सिर्फ? सर 250 है ना, 50 तो 250 ना, 100 150 250। चलो 100 तो 250 तो टोटल में आया, तो 250 25,000 करोड़ पे खत्म हो जाता है ऊपर वाला, बट नीचे वाला 250 10,000 पे, मतलब 500 स्टॉक। ठीक है, so that is technically called small cap जी। तो I said उन्नीस इतने कहते नहीं हम 5,000 करोड़ तक ढूंढ रहा हूँ, but not below 5,000, that's what I'm trying to say। ठीक है सर, एक आपका काफी मतलब व्यूज रहे हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को लेके, जो मतलब 12.5% है, इसके बारे में मतलब जो हम बात करते आए हैं कि 185 कंट्रीज में आई थिंक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं है। मैंने ऐसे ही बोला कोई 200 कंट्रीज हैं, एक 199 में नहीं है, क्योंकि मेरे को खाली इंडिया का पता है, बट है नहीं। एक आदमी को हो भी सकता है, किसी ने कहा सऊदी अरेबिया नहीं, सऊदी नहीं, पता नहीं कहाँ से कंट्री लोग ढूंढ के आगे मेरे को प्रूव करने के, लेकिन नहीं 3 और कंट्रीज में है, यमन में है, पता नहीं कहाँ है, ब्रॉडली कहीं नहीं, बिकॉज किसी को समझ नहीं आता कि फॉरेन इन्वेस्टर से कैसे लिए जाए पैसे। बिकॉज हम फंड हैं, हमारे फंड में हमने
इंडिया में शेयर खरीदे, बट हमारे फंड का इन्वेस्टर तो आपको नहीं पता कौन है, तो आई एम द टैक्सेबल एंटिटी। तो मेरा इन्वेस्टर अप्रैल में आके रिडीम कर गया, मार्च का ईयर खत्म हो चुका है। अब मैंने मार्च से 31 से अप्रैल का कैलकुलेट किया कि मेरा स्टॉक एनएवी 5 रुपए बढ़ गई है, कोई स्टॉक बढ़ गया कोई घट गया, तो वो 5 रुपए में से 15% टैक्स है सपोज, या 12.5 जो भी है। अब मैंने उसको क्या करूं, उसको कितने पैसे दूं उस दिन, उसके 12.5 गिन के दे दूं ना कि भाई तेरे भी 12.5 मैंने काट लिए हैं, लेकिन मैं जमा कराने जाऊं क्योंकि मेरा तो फंड पे टैक्स लगता है, एक एक बंदे पे तो टैक्स लगता है। तो मैंने उसको कह दिया कि तेरी एनएवी थी 15 रुपए, हमारी एनएवी थी 15 रुपए, उसमें हमने 1 रुपया 25 पैसे काट दिए टैक्स के, क्योंकि ये टैक्स आज अगर देना होता तो अक्रूड इतना होता। अब 1 साल निकल गया और एनएवी हो गई 14 रुपए, तो मैंने तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को टैक्स देना नहीं है। उस बंदे को हमने लिख दिया है कि तेरे 25 पैसे हमने टैक्स दे दिया है, तेरा काट दिया है। अब वो यूएस गवर्नमेंट में जाके बोलेगा कि जी मैं तो 25 पैसे इंडिया में टैक्स दिया है, मेरे को टैक्स क्रेडिट दो। वो अगर इंडियन गवर्नमेंट से बोले कि मैच कराओ, किसी ने दिया ही नहीं क्योंकि मार्केट गिर गई बाद में। सो नोबडी कैन रिकंसाइल। वहां पे ईटीएफ में दिन में 6 बार ट्रेडिंग हो रही है या 2 दिन की होल्डिंग है, तो उसका टैक्स कैसे करोगे? उस 1-2 दिन का टैक्स कौन कैलकुलेट करे, कैसे करे? हाउ टू कनेक्ट इट टू द अंडरलाइंग फंड एंड फॉर देम टू पे। कोई बंदा 28 मार्च को खरीदेगा तो उसका क्या 31 मार्च को हम टैक्स कैलकुलेट करके बोले कि पूरे साल का ना एवरी गाय हैज टू पे हिज ओन टैक्स ना, इट कैन नॉट बी डन। नोबडी डज इट। सो उसके बदले एसटीटी था हमारे हिसाब से कि आप हर ट्रेड में ले लो उतने पैसे, जितने पैसे आपको कैपिटल गेन में मिलते हैं उसको बताओ, उसको अक्रॉस सब सारे इंडिया के लिए, पब्लिक के लिए, फॉरेनर के लिए, इंडियन के लिए, वो एसटीटी में ले लो। वो तो ले ही रहे हैं अभी भी। नहीं, पहले यही हुआ, उसके दोनों चीजें हो गई। तो सर वैसे मेरा भी मतलब मैं आपके व्यू से बिल्कुल +1 करता हूँ, क्योंकि मतलब इन्होंने ट्रेडिंग को कर्व करने के लिए तो काफी कुछ कर लिया, गैम्बलिंग को भी कर्व करने के लिए काफी कुछ कर लिया, पर अब दोनों चीजें नहीं करनी तो करना क्या है? इन्वेस्टिंग। तो इन्वेस्टिंग में अगर कोई ना कोई ऑप्शन नहीं रखेंगे तो तब तक इन्वेस्टर्स वैसे आएंगे भी नहीं। वो उनके लिए वैसे म्यूचुअल फंड में एक फायदा है कि एक क्लीन, क्योंकि नॉर्मली लोग 3-4 साल तो म्यूचुअल फंड ओन करते हैं, तो आपको 3-4 साल बाद टैक्स देना है, which otherwise is not bad. We are talking, this part is actually from a foreigner point of view, because म्यूचुअल फंड में तो आप अंदर के ट्रेड पे टैक्स नहीं लगा रहे हो ना, जो फंड ट्रेडिंग कर रहा है। बस फॉरेनर के लिए तो फंड के अंदर की ट्रेडिंग पे टैक्स लग रहा है ना, तो जैसे हमारे फंड पे। So that is why now we don't compare our performance with the index. We compare our performance with the ETF. ETF has to pay tax. Index doesn't pay tax. तो इंडेक्स वैसे बना लिया घर बैठ के MSCI ने, उसको ये नहीं पता कि इसमें टैक्स लगना है, तो कहेगा कि 12% मार्केट बढ़ गई। किसी के 12 बनते ही नहीं है हमारे, क्योंकि अगर हम 12 के 13 बनाएंगे, हमारे 20% टैक्स लगेगा एवरेज 15-16%, तो हम बिलो 13 हो जाएंगे। तो हम क्या बोलें कि 12 मार्केट बढ़ी, हम 11.5 बढ़े, हम कहते हैं ना ETF बढ़ा 10, क्योंकि ETF also has to pay tax. Whole of the offshore market has moved to comparing performance with the Indian ETF. और सर आपको क्या लगता है कि मतलब कौन से ऐसे मतलब इनिशिएटिव्स हैं या जो इंडियन गवर्नमेंट को सीरियसली सोचने चाहिए अपार्ट फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जो आपको सिंगापुर की मार्केट में या बाकी अच्छी और डेवलप्ड कंट्रीज में दिखती हैं चीजें जो अपने अभी इंडिया में स्टार्ट नहीं हुआ? सिंगापुर मार्केट में इन्वेस्ट ही नहीं करता क्योंकि ग्रोथ ही नहीं है। सो वो बात नहीं है, ये टैक्स चाहिए। बाकी तो इंडिया का सिस्टम बुरा नहीं है, एफपीआई बड़े फास्ट हो जाते हैं और कस्टडी वगैरह बड़ा बढ़िया है आजकल, फ्यूचर्स भी अच्छी, उसमें और स्टॉक्स ऐड कर सकते हो, ये सब चीजें ठीक है। टैक्स से क्या होगा कि जो रिलेटिव डिसएडवांटेज है वो हट जाएगा, लेकिन अब वो कहेंगे उसको गैर जो लोग करते हैं ना, वो आई है, बट स्टिल दे आर इट्स अ नेगेटिव बिकॉज वो टैक्स सेट ऑफ नहीं कर सकते, सो इट्स अ डबल टैक्स हो जाता है। अगर सेट ऑफ भी हो जाए ना तो आधे लोग मान जाए, आधे लोग फिर भी नहीं मानेंगे, क्योंकि आधे लोग कई टैक्स नहीं देते। जैसे सिंगापुर में कैपिटल गेन्स ही नहीं है, हांगकांग में नहीं है, दुबई में नहीं है, लग्जमबर्ग में नहीं है, मोनाको में नहीं है, पता नहीं कहाँ का नहीं है। उनको जो भी फैमिली ऑफिस इन सिटीज में होते हैं, तो वहां पे टैक्स किसी कंट्री में टैक्स नहीं दे रहे, खाली इंडिया ओरिएंटेड प्रोडक्ट में दे रहे हैं।
उनको सेट ऑफ का कॉन्सेप्ट ही नहीं। जब अच्छा, फिर कई लोग हैं जो वो है सॉवरेन सेंट्रल, मतलब जैसे गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, दुबई वाले, अबू धाबी, आडिया, उनको तो टैक्स लगता नहीं, वो तो गवर्नमेंट है या टैक्स एग्जेम्प्ट। एंडाउमेंट्स, ये सारे जो यूनिवर्सिटीज, कोई टैक्स नहीं है जी। तो उनको जो टैक्स गया वो तो गया, ये तो स्ट्रिक्ट आउट ऑफ पॉकेट है। बट सम अदर्स जैसे यूएस के नॉर्मल बंदे, यूके के, उनको आप टैक्स दो तो उनको अगर सेट ऑफ भी करने तो फिर भी ठीक है, लेकिन करो कैसे सेट ऑफ? राइट सर, मैंने एक चीज जो हमने ऑब्जर्व की है कि जैसे यूके में एआईएफ्स को लेके वहां पे मार्केट में अवेयरनेस भी क्रिएट हो रही है उससे। गवर्नमेंट ने ये एक अच्छा इनिशिएटिव लिया हुआ है कि अगर आप एआईएफ्स के थ्रू स्टार्टअप्स में या एसएमई कंपनीज में पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको एक टैक्स रिलीफ उस पर भी मिलता है। मान लो मेरे कुछ पैसे हैं, मान लो 10 करोड़ हैं, और मैंने वो एआईएफ के थ्रू डाला, तो जैसे इंडिया में भी टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुए थे, वो कितनी बड़ी मार्केट बन गई, क्योंकि है ना ELSS, क्योंकि 1 लाख रुपीज की आपको सेविंग मिलती थी। किसी टाइम में इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड लेकर आई थी गवर्नमेंट 2 साल के लिए। तो ऐसा अगर कुछ इनिशिएटिव लिए तो वो जो फंडिंग विंटर है और वो सब चीजें हैं वो शायद खत्म हो सकती हैं काफी हद तक, कि इंडियंस में भी अवेयरनेस, क्योंकि अभी भी एआईएफ को लेके स्पेशली अवेयरनेस बहुत ही कम है, ज्यादा वो नहीं है, करेक्ट अवेयरनेस नहीं है। और सर आपने एक जगह पर इनकम टैक्स के रिगार्डिंग भी बात करी है कि सिंगापुर में इनकम टैक्स फाइल करना बहुत इजी है। वो कितना इजी है और वो मतलब क्या किया जा सकता है? मतलब वो पता नहीं मुझे, तो मैंने इंडिया में मेरा सीए करता है, बट सिंगापुर में तो मैं अपने आप ही कर लेता हूँ, 3-4 मिनट लग जाते हैं, और क्या इतना इजी है। अगर आपकी इंटरेस्ट पे टैक्स नहीं है, कैपिटल गेन्स पे टैक्स नहीं है, पूछते भी नहीं है कि कितना इंटरेस्ट है और कितना कैपिटल गेन है और कौन सी चीज, कोई इंटरेस्ट नहीं है, खाली आपकी सैलरी, बोनस, और अगर आपका कोई हाउस रेंट वगैरह कोई मिल रहा, आपने मतलब प्रॉपर्टी ली हुई है जिसपे आप रेंट मतलब फॉर गिविंग, यू हैव गिवन इट आउट फॉर रेंट, उसमें भी अगर आपने आइटमाइज नहीं करना तो उनका डिडक्शन लो, तो प्रीफेड है सब कुछ। अगर आपने कुछ नहीं करना तो यू कैन क्लिक एंड पे एंड खत्म। लेकिन अगर आपको नहीं, यार इसने मेंटेनेंस नहीं डाली उसमें अगेंस्ट द रेंटल इनकम, तो वो 4 होते हैं, रेंटल इनकम और प्रॉपर्टी टैक्स और ब्रोकरेज अगर कोई दियो, वो अगर आपको 4 आइटम आप उनके एक्सेप्ट कर रहे हो, नथिंग। मैं चैरिटी करता हूँ, ऑटोमेटिकली 2.5 टाइम्स उसमें आ जाता है। आई हैव नेवर एवर एंटर्ड अ डेटा अदर देन ये जो रेंटल इनकम पे ब्रोकरेज वगैरह आपने अगर डाल लिया था, उस साल में वो नया कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तो ब्रोकर को पैसे मिले थे, कोई और चीज आज तक नहीं डाली। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करने में भी वहां पे इनकम टैक्स का रिबेट मिलता है? यस, तो हमारी कंपनी को मिला हुआ है फॉर हायरिंग पीपल। यस, तो आप कमिट करते हो कि हम 2 बंदे और ले लेंगे, 3 और ले लेंगे, तो आपका कॉर्पोरेट टैक्स रेट कम हो जाता है। सुपर जबरदस्त सर। सर अगर आप पैसे मैनेज नहीं कर रहे होते आज, लेट्स अज्यूम कि आपकी एक डिफरेंट यार बड़ा ही बोर हो रहा होता, बाय गॉड, तो यही करना था। As I said originally, I never thought of it, so I would have been happy. पता नहीं यार, it depends on what life would have taken, but it's okay. सर आपने नेटफ्लिक्स के बारे में बात करी, लेट्स से अगर आपकी एक डॉक्यूमेंट्री बन रही हो हिलियोस कैपिटल की, समीर अरोड़ा जी की, तो क्या मतलब उसमें do you own Netflix? I made lot of money on Netflix by watching Netflix and understanding कि बहुत बढ़िया कंपनी है। अच्छा, तो डॉक्यूमेंट्री बन रही हो तो डायरेक्टर कौन करेगा कि हीरो कौन बनेगा? सर यंग जो फंड मैनेजर्स नहीं आ रहे हैं उनके लिए क्या एडवाइस करना चाहेंगे? मतलब क्या चीजें हैं जो मतलब दे शुड आल्सो थिंक ऑफ? बेसिकली यू हैव, अकॉर्डिंग टू मी, दिस इज नॉट अ जॉब, बिकॉज इसमें एंड नहीं है कोई। तो मैं शाम को आके CNBC US देखता हूँ, या बुक भी पढ़ते हो या वॉल स्ट्रीट जर्नल, जो मोस्टली आफ्टर मार्केट, आई मीन आफ्टर द डे और बिफोर द डे पढ़ रहे हो, सब चीजें। इसको अगर आप सोचो कि हम 9:30 बजे ऑफिस पहुंच जाएंगे और 5 बजे घर चले जाएंगे, और एक्चुअली तो 3:30 बजे मार्केट बंद हो गई थी तो मैंने 1.5 घंटा और कर लिया तो मेरा काम हो गया, वो ये उस काम का है ही नहीं। एनालिस्ट का नहीं, फंड मैनेजर का यार। हाँ, मतलब फुल टाइम आप इसी के बीच में हो, ये काम की तरह लगना ही नहीं चाहिए।
You have to be totally into it because the things that are अब क्या है कि कई बंदे कहेंगे हम ना बड़े लॉन्ग टर्म है और कहानी बाजी है, फिर उनकी कोई परफॉर्मेंस भी कोई इतनी नहीं है कि कोई बड़ा कोई एक आदमी चल भी सकते हैं, 6 स्टॉक चल गए किसी के, बट जनरली इट इज अ रीडिंग ओरिएंटेड जॉब एंड अ नॉलेज अब्सॉर्बिंग जॉब। तो ठीक है, जो आदमी कहेगा कि मैं बड़ा स्लो, मैं साल में 4 स्टॉक लेता हूँ, वो भी कहता है, पता नहीं, मेरे को तो समझ नहीं आती। हम पूरा दिन बैठ के किताबें पढ़ते हैं और रीड करते हैं। क्या रीड कर रहे हो जब तुमने साल तक स्टॉक ही नहीं लेना? अब आपने आज 15 स्टॉक ले लिए, आज आपके खत्म हो गए, अब कल सुबह फिर रीडिंग शुरू कर देते हो। अभी तो आपने 6 महीने तो दोगे स्टॉक को, अगर आप उस टाइप के हो तो क्या करते हैं पता नहीं। बट वी आर नॉट इन दैट कैंप ऑफ रिटायरिंग आफ्टर बाइंग अ स्टॉक। So, बट पता नहीं somehow यार, हमारे जो बंदे हैं ना, उनको भी आप बात कर लो, ऐसे खुश लगते हैं, पता नहीं है, मेरे ख्याल से बड़े खुश है सब with the work. We every morning for nearly 20 years do a call at 8:30 AM. And मैं यूएस में होता हूँ, रात के 11 बजे वो कॉल हो रही होती है, कोई यूरोप में होता है, उसकी मतलब सब बैठे होते हैं, and literally every day, not every day, but मोटा माटी every day। 20 साल हो गए उसको बात को करते हुए। मतलब सबको इंटरेस्ट ही होगा ना इन बातों में। तो सर खुश तो आप भी बहुत लगते हैं। मैं तो क्या ही हूँ, मैं कह रहा हूँ, मैं बाकियों की बात कर रहा हूँ, मैं तो खुश हूँ उस बात से। कैमरा भी सर आप इतना ही खुश रहते हैं, मतलब बिंदास, मतलब एक आई एम सेइंग यू हैव टू फाइंड इट, अदरवाइज अ हाई प्रेशर जॉब बिकॉज़ दे आर डूइंग बैडली and the pressure is too much, you have to be able to handle. Second is because it is such a burnout job, इसलिए आप देखो 30 ईयर वाले आसानी से लोग नहीं मिलते। प्राइवेट तो मिल रहे हैं बिकॉज वो हाई नेटवर्थ है, उनको क्या फर्क पड़ रहा है, आपके 1000 करोड़ है, आपके 25-50 चले भी गए, आपको बुरा लगे ना लगे, बट इट्स नॉट दैट यू विल सी इट। प्लस वो टीवी में नहीं आ रही तो आपको क्या पता वो दुखी है कि खुश है। बट द फंड मैनेजर्स आप देखो क्या दुखी आत्माएं लगती हैं, आप देख नहीं रहे उनको। हाँ, वी कांट टॉक, वो सुबह क्या लेटर आता है म्यूचुअल फंड से कि दीज आर योर टॉप 50 होल्ड, मतलब 100% ऑफ द होल्डिंग का आता है ना एवरी मंथ फैक्ट शीट। उसे 3 मिनट बाद पूछो दिस स्टॉक, वी कांट टॉक अबाउट स्टॉक्स। अभी तूने तो सुबह हमें लेटर भेजी थी। हाँ, तो they will say we can talk, you know, this is the largest port company of India, starting owned by somebody whose first letter is A, but we can't talk about this stocks। मतलब क्या है, दुखी आत्माओं का कोई इलाज नहीं है, कोई इलाज नहीं है। तो सर आप अपने स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए क्या करते हैं? हम तो टीवी देखते हैं, किताब पढ़ते हैं और ट्रैवल करते हैं, और क्या कर रहे हैं लाइफ में। और मैं टेनिस भी खेलता हूँ, आज भी खेला था, सैटरडे संडे खेलता हूँ, और बाकी डेज ऑफ वगैरह। तो ठीक है, मतलब इसमें स्ट्रेस क्या होता है, अगर आपकी परफॉर्मेंस भी ठीक हो तो उससे भी स्ट्रेस कम हो जाता है। सर क्या पढ़ते हैं आप? व्हाट डू यू रीड? मतलब Oh, every day I read. So right now I'm reading this book, Apple in China. And I am desperate. Actually, after many months, last night I went to the bookstore at 9 in the night to buy this book, which it was not available, and I had pre-booked it on Amazon. It was to be launched on 15th October. उन्होंने भी delay कर दिया कि नहीं है. The book is 1929 by this guy who comes on TV, Scott Bog, जो CNBC का एंकर है। ने पहले बुक लिखी थी टू बिग टू फेल। अच्छा, उसका नाम क्या है, जो भी नाम है उसका। सो हिज प्रीवियस बुक वाज अ सुपर हिट बुक कॉल्ड टू बिग टू फेल, व्हिच वाज अबाउट एंड्रू रॉस सॉर्किन। तो उसकी पहली बुक थी ऑन 2008। एक मिनट में क्या हुआ, उसने एक बंदे से जाके और रिकॉर्ड पढ़ के कि वो उसको ट्रेजरी सेक्रेटरी को मिलने गया, वो वर्ल्ड फाइनेंस उसको मिलने गया, उसने उसको 2 बिलियन दिए। उसने ग्रिपिंग बुक, क्योंकि मूवी बन गई है। हाँ, मूवी बनी टू फेल। तो उसने अब 1929 के ऊपर लिखी है, आई थिंक ऑन द सेम स्टाइल, बट मेरे को बुक मिली नहीं ना। वो मेरा अमेज़न ने डिलीवर की और ना बुक स्टोर ने दी। अब मैंने फिर से ऑर्डर किया अमेज़न पे सेकंड टाइम, अब वो नेक्स्ट फ्राइडे को आएगी। सो यू हैव नेम ऑफ दैट बुक इज टू रीड एप्पल ऑफ चाइना। एप्पल ऑफ चाइना। अच्छा, नाम बड़ा सर इंटरेस्टिंग ऐसा लगा। एप्पल इन चाइना। Apple in China. Apple in China, basically saying that Apple changed China. अच्छा। Because Apple ने इतनी लोगों की ट्रेनिंग की, पता नहीं कितने मिलियन लोगों की, जिससे फिर वो पूरा ऑफशोरिंग बिजनेस चाइना का डेवलप हो गया। इन्होंने ही कराया ना शुरू। और हॉनहाई जो फॉक्सकॉन कंपनी है, जो इंडिया भी आई हुई है,
एप्पल के साथ। इन्होंने करके बेसिकली चाइना विच वाज टोटली बैकवर्ड इन 90s, इन्होंने ट्रेनिंग कर करके, क्योंकि सस्ता था, इसमें मिलियंस ऑफ वर्कर्स की ट्रेनिंग हुई थ्रू हॉर्न हाई या थ्रू एप्पल कह लो या हॉर्न हाई, मतलब एप्पल हॉर्न हाई वगैरह एक ही बात हो गई, मतलब ठीक है चाइना के हिसाब से। तो सर ओवरऑल आपको क्या लगता है कि कोई ऐसा मिथ या कोई जिसको आप बर्स्ट करना चाहेंगे इन्वेस्टर्स के लिए? बड़े मिथ बर्स्ट कर चुका हूँ जी। पहला मैंने मिथ बर्स्ट किया है कि कॉन्सेंट्रेटेड स्ट्रेटजी में कुछ नहीं है, लॉटरी एवर्ट नंबर की, आप कॉन्सेंट्रेटेड स्ट्रेटजी में पैसे नहीं बना सकते हो। मेरे हिसाब से वॉरेन बफेट के भी कॉन्सेंट्रेटेड में पैसे नहीं बने हैं, इसके ऊपर मैंने प्रेजेंटेशन भी की थी। इट्स वेरी सिंपल, आप 20 इयर्स पहले वॉरेन बफेट की टॉप होल्डिंग देख लो, वो बर्कशायर हैथवे की साइड पे, उस दिन से आज तक जो उसकी टॉप 3 कंपनीज या 5 कंपनीज उसके पास थी, उनकी परफॉर्मेंस देख लो आज तक, और उसकी अपनी पूरी परफॉर्मेंस देख लो आज तक। तो अगर कॉन्सेंट्रेटेड चल रहा है तो वो 5 कंपनियां शुड डू वेरी वेल, जिससे कि आपका ओवरऑल चला परफॉर्मेंस चलेगा। आपको 5 अंडर परफॉर्म, दैट मींस उसकी टेल हैज वर्कड, जो टॉप 5 में नहीं है। जो बाकी सब कुछ घिसपिट 100 तक है, अनलिस्टेड है, ये उसने पैसे बना के दिए हैं, बिकॉज द टॉप 5 have underperformed him. So if your top 5 holdings underperform your own NAV, that means your balance 95% or 95 have helped your NAV. That means the top have not helped. इससे ज्यादा क्या black and white proof है? आप कोई पीरियड ले लो उसका। बहुत बढ़िया पॉइंट है। फिर भी बोलते रहेंगे कॉन्सेंट्रेटेड, और अपने उनके कॉन्सेंट्रेटेड वालों से नहीं चले, बिकॉज पहले बन गए थे। When he was young, but 25 years से ज्यादा क्या लॉन्ग पीरियड लेने की जरूरत है? 25 साल पहले के देख के कर लो। राइट। So टॉप 3 इंडियन मैनेजमेंट्स जो आपको लगता है कि मतलब अच्छी हैं, मतलब ट्रस्टवर्दी हैं? बातें नहीं करते हैं हम बाकियों से भी बातें करने जानते हैं, हमें जाते हैं या मिलते हैं जी। हम करेंगे, फिर हमारे को घूरेंगे वो लोग। हमारा सिंपल रूल है कि किसी को कुछ कमिट ना किया जाए जी। तो अच्छा है कि गंदा है। अच्छे वाले को 4 घंटे बाद हम शॉर्ट कर रहे होते हैं, खराब हो गया, और खराब वाले को कहते हैं इतना ज्यादा खराब हो गया कि अब ठीक हो गया है ये। सो नो दिस थिंग। सर कौन सा फेज मार्केट का, मतलब एक बुल फेज है, बियर फेज है, और एक काइंड ऑफ मतलब कंसोलिडेशन फेज है? तो ये नॉर्मल फेज है, कंसोलिडेशन तो मे भी हो गया अब। बुल मार्केट का ना, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट यू कॉल अ बुल मार्केट। तो लोग सोचते हैं बुल मार्केट में 20% बनाना, वो नहीं है हमारा बुल मार्केट। हमारा मतलब बुल मार्केट का है कि यू आर 12-14% अब इस बुल मार्केट, बिकॉज अगर आप मुझे पक्का बोल दो कि 12-14% बढ़ेगी, तो मैं जो बिहेवियर मेरा होगा वो 20% पे भी वही होगा। मैं लेवरेज तो ले नहीं रहा, मेरे को लगेगा ये तो बढ़िया काम हो गया। बट आप बोलो 3% होगी तो मैं कहूँगा नहीं सही, मैं बैंक में डाल देता हूँ। आप बोलोगे 5%, मैं कहूँगा नहीं बैंक ही ठीक है, रीट ही ठीक है। तो योर बिहेवियर विल चेंज। आप बोलो नेगेटिव है, हम कहेंगे शॉर्ट बढ़ा देते हैं। बट 12-14 में आपको वही है बिहेवियर जो 15 या 18 में है। That means you are invested and you are hoping and you are fully invested and you are hoping कि 12-14 मेरे को भी मिल जाए पूरे, and 2-4 और मिल जाए तो अच्छी बात है। So if you consider bull market like that, then it's a bull market. But somebody will say 12% कौन सा bull market हुआ भाई? ये है फर्क बस देखने का। सर व्हाट डू यू प्रेफर, मतलब बाइंग हाई क्वालिटी और बाइंग अर्ली? बाइंग अर्ली जी। हाई क्वालिटी तो सबसे आउटराइट सेल होता है, बिकॉज हाई जो क्वालिटी होता है उसने सब कुछ स्क्वीज आउट कर लिया है, तब वो क्वालिटी बना है। तो बाइंग अर्ली क्या करेगा? अगर जैसे लोग मुझे बोलते थे ये कंपनी बड़ी अच्छी है, इसका तो नेगेटिव वर्किंग कैपिटल है। मैं कहा अब क्या करेगा? अगले साल तो नेगेटिव वर्किंग कैपिटल पहले ही है। अब तू खाली इंडिया की ग्रोथ पर डिपेंडेंट है। तूने जो ऑपरेशनली निकालना है तो निकाल चुका है, तो तूने ऑनलाइन पेमेंट करके तूने अपना वर्किंग कैपिटल जल्दी पैसे आ गए, तूने अब हो गया। अब क्या करोगे? अब सारी देख लो, जो मोस्ट एफिशिएंट हो जाते हैं खत्म, बचा कुछ नहीं। फिर आप इंडिया की ग्रोथ के साथ चलते रहो ऊपर नीचे। बट so, बोले कि वो थोड़ा ढीला है तो सीख जाएगा ना दूसरे से। बिल्कुल। तो हाईएस्ट क्वालिटी का तो कोई इंटरेस्ट नहीं किसी। और सर
आपने क्या ज्यादा एंजॉय किया अपना इनिशियल, जैसे आप बोलते थे कि कुछ सेक्टर्स की इक्विटी रिसर्च में ज्यादा मजा आता है, या पोर्टफोलियो मैनेजमेंट जो फंड मैनेजर की तरह परफॉर्म कर रहे हैं? एक्चुअली फंड मैनेजर जल्दी बन गया बिकॉज आई मूव टू इंडिया। तो मैं तो 95 में फंड मैनेजर बन गया विदाउट हैविंग डन इंडियन इक्विटी रिसर्च फॉर्मली। अब मैं फंड मैनेजर भी ठीक है, बट क्या है कि एंड में मैं सब कंपनियों को भी बोलता हूँ कि भैया अगर स्टॉक चल जाएगा तो तुम सोच रहे हो कि तुम बड़े हीरो, नहीं हम हीरो हैं, हमने तुम्हें खरीदा है, चाहे हमने 5 लाख शेयर खरीदे तुम्हारे, हम अपने मन में कहेंगे क्या टाइम पे खरीदा, चाहे वो बंदा जो भी हो। तो द फन हियर इज that because you are a fund manager, you are not restricted to any one sector. तो आपको कई स्टॉक कैसे मिल गया, जैसे मैं कार ट्रेड से बड़ा खुश हूँ क्योंकि हमने 500 पे लिया था। अब कार ट्रेड वाला चाहे जो भी हो, हम बड़े खुश हैं कि हम हीरो हैं, असली कार ट्रेड वाला हीरो होना चाहिए। So that fun is when it works, it is too good. Yeah, that is the message. When this business works, business means when this job succeeds, आप फालतू चीजों के हीरो बन जाते हो। मजा बहुत आता है इस चीज को लेके, मतलब आप एंजॉय करते हैं। नशा है वो। नशा है, बिल्कुल सही बात है सर। पेनफुल क्या है ज्यादा, मतलब रॉन्ग स्टॉक या फिर मिस द स्टॉक? आई थिंक रॉन्ग स्टॉक। मिस स्टॉक में एज आई टोल्ड यू बड़े स्टॉक्स चलते हैं ना, तो आई डोंट हैव नेवर फेल्ट दैट सो मच। आई हैव नॉट फेल्ट अ मिस स्टॉक बिकॉज़ आई रियली बिलीव कि हॉप स्टेप जंप करके बड़े स्टॉक मिल गए हैं। So I have never felt कि यार, जैसे हमने पूरा केमिकल सेक्टर मोस्टली मिस कर दिया बिकॉज हम एक्सेप्ट SRF वो भी ज्यादा फुल रन नहीं हुआ थोड़ा सा, बट मोस्टली सारे मिस हो गए। कितने चले 100 PI इंडस्ट्री पर 200 टाइम चला होगा, 100 टाइम, हमारा एक दिन भी नहीं था। अब तो भी थे या एटलीस्ट बात भी हुई थी। तो जो हमारी NAV चल रही है, हमें NAV मार्केट को बीट करना है 5-6%, इसका से हो जाएगा, उस स्टॉक से हो जाए, हमारी से को फर्क नहीं पड़ता। बट रॉन्ग स्टॉक से होता है आपके अगर NAV खराब हो जाए फिर तंग आता है आदमी, फिर परेशान होता है। तो सर नेक्स्ट टाइम आप अब इंडिया कब विजिट करते हैं, मतलब अब सिंगापुर में हैं एवरी मंथ? बट आजकल मेरे शॉर्ट ट्रिप्स हो जाते हैं, बट लास्ट ईयर एंड इवन दिस ईयर आई नो माय नेक्स्ट 3-4 ट्रिप्स, सो इवन अबाउट दिसंबर देयर विल बी 3 ट्रिप्स। बट अब मेरे शॉर्ट ट्रिप्स होते हैं 4 दिन 3 दिन, एक बार लंबा भी होता है। सर हम चाहेंगे कि आपके साथ इन पर्सन भी एक बार पर्सन आपके स्टूडियो में नहीं आ रहा, पता नहीं दूर 2-2 घंटे लगाओगे आने जाने में। हमारे दिल्ली तो आते होंगे, आपका दिल्ली तो बॉर्न एंड ब्रॉट अप प्लेस है, तो हम भी आता नहीं हूँ किसी को। जब मैं दिल्ली में मैंने समोसा ट्वीट किया था तो समझ आ गई मैं दिल्ली में था, हाईएट में था वो समोसा। Okay, ji, thank you very much. Thank you, sir, for doing this podcast with us. It was really lovely. Thank you so much, sir.